हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत ही खुश होंगे। बच्चे, आज हम सर्कुलर मोशन की बात करने वाले हैं। देखो यार, अपने मेंस में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, तो आपके पास अभी जो भी टाइम अवेलेबल है उसका पूरी तरीके से यूटिलाइज़ करने का प्रयास करें, क्योंकि एक बार समय बीत जाता है फिर 2-3 महीने बाद आप पछताएंगे कि उस टाइम अच्छे से पढ़ लेना था। अभी आपके पास जितने भी दिन में मैक्सिमाइज जितना भी अपना स्टडी आवर कर पाएँ करें, और डीपीपी वगैरह रेगुलर सॉल्व करते रहें। जो भी डाउट हो मैं तो हूँ ही बताने के लिए, ठीक है। तो यार देखो, कुछ ही टाइम बचा है, ठीक है। तो इसमें जो भी चीज़ें जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाओ, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओ, बेटर है। तो आज हम सर्कुलर मोशन की बात करेंगे। देखो यार, सर्कुलर मोशन से 1-2 क्वेश्चन पक्के से आ जाते हैं हर बार, या फिर यहाँ नहीं आते तो किसी और टॉपिक से कोरिलेट कर देते हैं। ईएमएफ हो गया या फिर आरबीडी हो गया, कहीं भी कोरिलेट करके पूछ लेते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो देखो यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे तो बहुत ईजी मिलेगी, ठीक है। यहाँ जो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा उससे काफ़ी हद तक वो इजी ही रहते हैं। आजकल जो मेंस का पैटर्न है, इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, सर्कुलर मोशन है क्या। जो मोशन सर्कुलर हो वही सर्कुलर मोशन है, ठीक है। सिंपल सा डिफिनीशन कि कोई भी चीज़ अगर सर्कल में घूम रही है तो उसी को बोल देते हैं द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन। सर्कल का डिफिनीशन आपने मैथ में पढ़ा होगा, वो हम बात करेंगे नहीं कि सर्कल क्या होता है। हमें तो सर्कुलर मोशन से मतलब है कि कोई चीज़ अगर सर्कल में रोटेट कर रही है तो दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अब अगर कोई चीज़ मान लो ये पार्टिकल P है, ठीक है, सेंटर C है, सर्कल का रेडियस R है, और ये पार्टिकल विथ सम वेलोसिटी रोटेट कर रहा है, ठीक है, ऐसे घूम रहा होगा, ठीक है। तो कुछ देर बाद देखोगे पार्टिकल्स मान शायद यहाँ पहुँच जाए, ठीक है, ये यहाँ पहुँच जाए, हो सकता है, ठीक है। तो बच्चे ये यहाँ से यहाँ जब पहुँचेगा तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी कुछ ऐसी हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो एंगल रोटेट कर रहा है ना, एंगल रोटेट कर रहा है, अगर ये थीटा बच्चे बहुत ही छोटा हो, अगर ये थीटा बहुत ही छोटा हो तो उसको डी थीटा बोलते हैं। और अगर थोड़ा सा सिग्निफिकेंट हो, ये जो एंगल में चेंज है, अगर ये थोड़ा सा सिग्निफिकेंट हो तो इसको हम डेल्टा थीटा बोलते हैं, ठीक है। जितना इसके घूमने में चेंज आया थीटा का, वो डेल्टा थीटा भी बोल सकते हैं, डी थीटा भी बोल सकते हैं। ये जो डी थीटा होता है ना बच्चे, ये जो डी थीटा होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और अगर डेल्टा थीटा थोड़ा सा सिग्निफिकेंट होता है, मतलब बड़ा होता है थोड़ा क्वांटिटी में, और डी थीटा बहुत ही छोटे एंगल को बोलते हैं, ठीक है। ये जो डेल्टा थीटा है इसको बच्चे हम स्केलर बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अक्सर इसमें बच्चों को डाउट होता है। अगर थीटा बहुत ही छोटा हो तो आप इसको वेक्टर बोलेंगे, और थीटा अगर बड़ा हो, ये जो थीटा घूम रहा है अगर ये बड़ा हो तो वो स्केलर हो जाएगा। अब ये जब घूमेगा ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है तो इसके पास बच्चे कुछ ना कुछ ये रोटेट किया। अब ये तो पता है आपको स्केलर होगा, लेकिन डी थीटा इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो डी थीटा की क्या डायरेक्शन होगी, तो हमेशा देखें कैसे डायरेक्शन डिफाइन करना है। अगर ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है तो उंगलियों को ऐसे रखें, थंब कहाँ आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है। तो घूमा ये ऐसे, जिस डायरेक्शन में घूम रहा है उस डायरेक्शन में उंगलियां रख लें, थंब की डायरेक्शन डिसाइड कर देगी कि थीटा की डायरेक्शन क्या है। तो ये ऐसे उंगलियां रखा, ये थंब आउटवर्ड आ रहा है, तो यानी डी थीटा जो है दिस विल बी आउटवर्ड। तो अगर इसको मैं थोड़ा सा इस फॉर्म में दिखाऊं कि अगर ये ऐसे घूम रहा है, अगर ये ऐसे पार्टिकल ऐसे घूम रहा है इस सर्कल के राउंड, तो थंब कहाँ जा रहा है, इस डायरेक्शन में, तो यानी डी थीटा की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ठीक है। ओमेगा, अब बच्चे ये जब घूमेगा, जैसे स्पीड होती है, लीनियर स्पीड होती है, तो ये तो एंगुलर है ना, तो एंगुलर घूमेगा तो एक एंगुलर वेलोसिटी आ जाती है, उसको हम ओमेगा बोलते हैं, ठीक है। और वो होती है डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। जिस डायरेक्शन में डी थीटा साफ साफ दिख रहा है उसी डायरेक्शन में ओमेगा भी होना चाहिए, यानी ओमेगा भी इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। एक होता है अल्फा, जैसे लीनियर में क्या क्या होता है हमारा, एक तो डिस्प्लेसमेंट होता है, वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। उसी तरीके से इसमें थीटा होता है, वेलोसिटी की जगह ओमेगा होता है, और एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। कोरिलेट आप इजीली कर सकते हैं। डी थीटा हमने देखा, ओमेगा देखा। अल्फा फे की बात करें तो अल्फा होता है बच्चे डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है। तो ये अल्फा होगा। अब अल्फा की डायरेक्शन हो सकता है, अगर ओमेगा, अगर अल्फा जैसे जिस डायरेक्शन में ये अल्फा जो होगा ना बच्चे, इसको आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल, ठीक है। तो ये जो आपका अल्फा है ये डी ओमेगा की डायरेक्शन में होगा। अगर ओमेगा बढ़ रहा है, अगर ओमेगा बढ़ रहा है तो ऑब्वियस है, जैसे अगर वेलोसिटी बढ़ती है तो हमारा एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है, तभी स्पीड बढ़ती है। उसी तरीके से अगर ओमेगा बढ़ रहा है, अगर हमारा ओमेगा इंक्रीज कर रहा है तो अल्फा इस डायरेक्शन में होगा, और अगर हमारा ओमेगा डिक्रीज कर रहा है तो ऑब्वियस है कि अल्फा अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। जैसे अगर स्पीड इंक्रीज कर रही है हमारी तो एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में आता है, और अगर स्पीड डिक्रीज कर रही है बाई चांस तो एक्सेलरेशन उसको अपोज कर रहा होता है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी कि अगर
हमारा ओमेगा बढ़ रहा है, मतलब अल्फा उसी डायरेक्शन में लग रहा होगा, उसको एक्सेलरेट कर रहा होगा, ओमेगा को बढ़ा रहा होगा। और अगर ओमेगा डिक्रीज कर रहा है तो अल्फा उसके जस्ट अपोजिट आएगा। ये तो रही बात हमारी थोड़ी सी सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट की। अब बच्चे इसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर ले चीज़ों को। मैंने एक छोटा सा आपके लिए ग्राफ बना रखा है ऑलरेडी। इसमें देखें पैरामीटर जैसे लीनियर में क्या क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होती है, वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन होता है। इन द सेम मैनर एंगुलर पैरामीटर डिस्प्लेसमेंट की जगह यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। वेलोसिटी होती है यहाँ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, यहाँ एक्सेलरेशन होता है यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। अब आइए देखते हैं लीनियर में जैसे हमारा डी एस या डेल्टा एस होता है वैसे ही यहाँ पर डेल्टा थीटा या डी थीटा होता है। डी थीटा हो तो वेक्टर क्वांटिटी, डेल्टा थीटा इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप ध्यान रखेंगे। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, इसका यूनिट रेडियन होता है। किसका? थीटा या डेल्टा थीटा का यूनिट रेडियन होता है। उसमें कंफ्यूज कहीं मत होइएगा। हमेशा जो भी क्वेश्चन है उसमें डिग्री में मत रख देना, हमेशा कन्वर्ट करके रेडियन में रखना। डिग्री में रखोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। तो हर जगह रेडियन में ही रखना है और डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना तो आई होप आता ही होगा सबको। अब बच्चे जैसे यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी होती थी, क्या होती थी? डेल्टा एस बाई डेल्टा टी एवरेज वेलोसिटी। वैसे सेम यहाँ डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। देखो यहाँ डेल्टा एस तो वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई, लेकिन चूंकि ये डेल्टा थीटा इज अ स्केलर क्वांटिटी इसलिए ये भी बच्चे स्केलर क्वांटिटी होगी। तो कभी कभी पूछ लेते हैं डायरेक्ट कि एवरेज एंगुलर वेलोसिटी स्केलर होगी या वेक्टर, तो दिस विल बी स्केलर। जैसा कि दिख रहा होगा जो क्वांटिटी ये वही है, ठीक है, क्योंकि इसी से तो बनी है। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ये होती है डी थीटा बाई डी टी। ये डी थीटा क्या है? डी थीटा इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये हो गया। जैसे ये होता है ना डी एस बाई डी टी, उसी तरीके से ये डी थीटा बाई डी टी। जैसे ये डेल्टा भी बाई डेल्टा टी वैसे ही डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। जैसे ये डी भी बाई डी टी वैसे ही डी ओमेगा बाई डी टी। सेम होता है सारी चीज़ें। ये आप एक बार देख लें और इसको समझ लें। इसमें बच्चे जैसे ये डेल्टा थीटा वेक्टर है तो ये भी वेक्टर होगा। ये क्या है? ये वेक्टर है। ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल दोनों वेक्टर है, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। ये डी ओमेगा वेक्टर है तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो ये सिंपल सी कुछ चीज़ें हैं, ये आपको बच्चे ध्यान रखनी है। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा समझाना हो, बस ये जान लें को रिलेट आप कर पाएँ और इजीली आपको ये फार्मूले सारे याद ही होंगे तो आप इसको इजीली याद रख पाएंगे, ठीक है। अब बच्चे आता है हमारा मोशन विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। देखो यार हमने पढ़ा है, हमने काइनेमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी। कौन कौन सी? ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ी होगी। वहाँ पर u का क्या मतलब है, v का क्या मतलब है। v फाइनल होती थी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन होता था। और बड़ा बच्चे कई बार गलती यही करते हैं, वो क्या करते हैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता तो भी इक्वेशन लगा देते हैं और उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये बच्चे हमेशा ध्यान रखना, ये इक्वेशन हम तभी लगा सकते हैं जब एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट हो, ठीक है। ये तीन इक्वेशन आई होप आपको याद होगा। ये वाली फोर्थ इक्वेशन एक है, ये होती है फोर्थ इक्वेशन क्या इसी से डेराइव है ये होती है बच्चे डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। क्या? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। वो होता है u प्लस हाफ ए 2n-1 डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। जैसे यहाँ u है इनिशियल वेलोसिटी, ये यहाँ इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, ये फाइनल है तो यहाँ फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे ये इक्वेशंस है ना, इन द सेम मैनर ये इक्वेशन है। अगर आपको ये इक्वेशन याद है तो ये याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कोरिलेट इजीली बहुत इजीली कर सकते हैं। ये मैंने पहले ही बता दिया कि आप s को थीटा से रिप्लेस करें, v को ओमेगा से, a को अल्फा से। इसी चीज़ ऐसी चीज़ें आप इजीली रिप्लेस करके इक्वेशन बना सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड देखें तो यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड सेम उसी तरीके से आएगा, ठीक है। तो अगर आप ये इक्वेशन से एक बार देख भी लेते हैं, एक बार आपकी नज़र भी पड़ जाती है तो इक्वेशन अगर ये वाली याद है आपको तो ये वाली बच्चे आपको इजीली याद हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ बस ये मकसद था मेरा कि एक बार आपकी आंखों से गुजर जाए, आपको ये ना लगे कि सर ने ये छुड़वा दिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकते हैं क्वेश्चन, मीन्स में तो अक्सर पूछ ही लेते हैं कभी कभी। अब आइए एक प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं। देखो यार इसमें दिया था अगर थीटा की वैल्यू बच्चे हमारी 5t² - 2t है, थीटा मतलब इस तरीके से चेंज हो रहा है। फाइंड इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? वो होती है बच्चे हमारा डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी बोले तो आपको समझ जाना है वो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है, वो अलग से नहीं बताता। अगर वेलोसिटी बोलते समझ जाना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा है। अगर एवरेज वेलोसिटी पूछेगा तो अलग से एवरेज बताता है कि एवरेज वेलोसिटी बताओ आप। और अगर केवल वेलोसिटी बोलते तो समझ जाना है कि दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। आपसे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी पूछा है, ये होता है डी थीटा बाई डी टी।
हमें थीटा पता है, हमने चाहिए डी थीटा बाई डी टी, मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया। डिफ्रेंशिएट करने पर बच्चे ये कितना हो जाएगा 10t - 2, ठीक है। तो यानी ओमेगा हो गया 10t - 2। लेकिन आपसे पूछा है इनिशियल, इनिशियल मतलब ओमेगा एट t = 0 पर पूछा गया है, तो t की वैल्यू 0 रख दिया, तो 0 - 2 यानी -2 रेडियन पर सेकेंड इज योर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। सिंपल सा आंसर, ठीक है। t = 0, इनिशियल का मतलब भी t = 0 है। फिर पूछा है कि अल्फा एवरेज इन द टाइम इंटरवल 0 से 5। अच्छा आप बताओ मुझे अल्फा क्या है? अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन और एवरेज पूछा है, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन पूछता था तो हमें याद है होता था डेल्टा v बाई डेल्टा टी। अगर लीनियर वाले आपको याद है बच्चे तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधा कोरिलेट कर सकते हैं आप। तो यहाँ से अगर आप ध्यान दें तो v हो जाएगा डेल्टा ओमेगा और ये डेल्टा टी हो गया, यानी ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी विल बी योर अल्फा एवरेज, ठीक है। 0 से 5 सेकेंड में पूछा है, 5 सेकेंड मतलब फाइनल वाला 5 सेकेंड पर और इनिशियल वाला 0 सेकेंड पर। तो ओमेगा अगर मैं 5 सेकेंड पर निकालूं फाइनल के लिए तो t = 5 पर क्या हो जाएगा, 5 अगर पुट करूं तो ओमेगा एट 5 सेकेंड, t की जगह 5 और यहाँ से 50 और ये 48 रेडियन पर सेकेंड हो गया, ठीक है। तो अगर आपसे एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहा है, ठीक है, 0 से 5 सेकेंड के बीच, 0 से 5 सेकेंड का मतलब क्या कि 5 सेकेंड वाला फाइनल होगा ओमेगा फाइनल और यहाँ वाला ओमेगा इनिशियल। तो 5 सेकेंड पर कितना है ओमेगा, दैट इज 48, वैल्यूज पुट कर दें 48 और इनिशियल मतलब 0 सेकेंड पर जो कि हमने निकाला था 2 है, सॉरी -2 है। और टोटल टाइम टेकन कितना है 0 से 5 यानी 5 सेकेंड। तो ये हो जाएगा बच्चे 50/5 यानी 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। जैसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता था ना वहाँ, वैसे ये रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन, इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है, ये तो हमने एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन निकाला। इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है, इसने एवरेज का यूज नहीं किया, केवल एंगुलर एक्सेलरेशन बोल दिया। इनिशियल का मतलब होता है t = 0, ठीक है। अब भैया अगर इसने एंगुलर एक्सेलरेशन सीधा सीधा बोल दिया तो उसका सिंपल सा आपको ये मतलब निकाल लेना चाहिए कि वो इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। तो वो कितना होता है, वो होता है d ओमेगा बाई डी टी। यहाँ से अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास ओमेगा तो भैया आ चुका है, हमारे पास ओमेगा यही था ना डी थीटा बाई डी टी। तो अगेन अगर इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर दूँ डी ओमेगा बाई डी टी, ये बचेगा मेरे पास 10 केवल, ठीक है। तो यही जो डी ओमेगा बाई डी टी है 10 और ये रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा और यही कांस्टेंट होगा क्योंकि ये टाइम पर तो डिपेंड नहीं कर रहा है, तो हमें रखने की ज़रूरत ही नहीं है। चाहे आप t = 0 पर देखोगे या t = 2 पर देखोगे आपको ये वही दिखेगा, यानी ये कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन वाला केस था। इसको आप नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। नोट डाउन। चलिए बच्चों नेक्स्ट हम बात करते हैं एक छोटे से फार्मूले की जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। इसमें क्या होता है ना, कई बार जैसे ये सिंपल सा फार्मूला बच्चे है तो v = ओमेगा क्रॉस r, लेकिन एक बार एग्जाम में ऐसे दे दिया था r क्रॉस ओमेगा होगा, क्योंकि बच्चों को जनरली फार्मूला r ओमेगा याद रहता है, ठीक है। तो ये टिक मार के चले आते हैं, ठीक है, तो वो गलत हो जाता है, ठीक है। होगा रियल में ये ओमेगा क्रॉस r। ये कई बार मेंस में तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट ऑप्शंस देके, ठीक है। अब शायद ना पूछे लेकिन क्या पता पूछ सकते हैं, वैसे प्रीवियस में तो आ चुका है। तो ऐसे ओमेगा मतलब ओम अस्तित्व में सबसे पहले आया था, तो आप इसको याद रख सकते हैं ओमेगा पहले आएगा, ठीक है। मतलब ये कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन आप ऐसे याद रख सकते हैं v = ओमेगा क्रॉस r, ठीक है, ओमेगा क्रॉस r, ओम सबसे पहले, ठीक है। तो ये आपको r ओमेगा जनरली बच्चों को यही याद रहता है, लेकिन आप क्या याद रखेंगे v = ओमेगा क्रॉस r, ये आई होप आप याद रहेगा, कभी भूलेगा नहीं। फिर इसमें एक चीज है, मान लो कोई भी पार्टिकल है सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है विद वेलोसिटी v, ये r होता है बच्चे इसका पोजीशन वेक्टर किसी टाइम पर। ये जो r होता है ना, ये रेडियस नहीं होती, ये होता है पार्टिकल अगर यहाँ पहुंचा, पार्टिकल यहाँ पहुंचा तो r ऐसे हो जाएगा, यानी ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो r ये पोजीशन वेक्टर होता है इसका और ओमेगा होता है। चूंकि पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड रेडियस के बराबर होता है इसलिए बच्चे उसको सोचते हैं रेडियस है, वैसे रेडियस ही उसका मैग्नीट्यूड तो रेडियस ही देता है, लेकिन रियल में ये दिस इज पोजीशन वेक्टर r ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। तो उसके बाद ये आपको फार्मूला याद रखना है ओमेगा क्रॉस r। अब इसमें देखो, इसमें जैसे ये रेडियस है r है, ठीक है, वेलोसिटी ऐसे है, ठीक है। किसी भी टाइम पर अगर ये पार्टिकल यहाँ पहुँचता है, मान लो यहाँ पर पहुँचता है,
ये हमेशा रेडियल डायरेक्शन में रहता है और ये वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में रहती है। तो टेंजेंट आपको पता है ना, ये हमेशा रेडियल डायरेक्शन में रहेगा ऐसे आर, और ये हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में रहेगी। तो इन दोनों के बीच का एंगल जो होता है हमेशा भैया 90 डिग्री रहता है। कितना रहता है? 90 डिग्री रहता है। यहाँ पर मान लो ये पहुँच गया यहाँ पर, तो वेलोसिटी ऐसे हुई v, r ऐसे हो जाएगा। अगेन देखो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो ये तो हमें पता चल गया कि v और r के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। रीजन आई होप क्लियर होगा। फिर ओमेगा की बात करें, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर ये पार्टिकल ऐसे रोटेट कर रहा है तो आप उंगलियों को रख दें रोटेशन की डायरेक्शन में। ऐसे रोटेट कर रहा है तो उंगलियों को मैंने रोटेशन की डायरेक्शन में रखा, मेरा थंब आ रहा है कहाँ? आउटवर्ड, यानी ओमेगा होगा बच्चे आउटवर्ड डायरेक्शन में। ओमेगा कहाँ होगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो आप ध्यान से देखें v और r तो सेम ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। जैसे अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखेंगे तो ये जो v की डायरेक्शन है ये है, v की डायरेक्शन ये हुई इस पॉइंट के लिए, r की डायरेक्शन ये है, r की डायरेक्शन ये हो गई, v की डायरेक्शन ये हो गई, और ओमेगा की डायरेक्शन क्या आ रही है? ओमेगा की डायरेक्शन आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब जैसे z, मतलब इस प्लेन के आउटवर्ड आएगी। तो यानी ये ओमेगा की डायरेक्शन हो गई। यानी अगर आप इसको x एक्सिस मानते हो, ये y एक्सिस हो जाएगा और ये z एक्सिस, क्योंकि ये इस प्लेन के आउटवर्ड आ रहा है ओमेगा। देख लें, ऐसे रोटेशन डायरेक्शन रखे, थंब आउटवर्ड यानी ओमेगा आउटवर्ड। तो यहाँ से एक चीज़ साफ साफ पता चल रहा है, x y z आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ से v r और ओमेगा भी बच्चे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। जैसे x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं ना, वैसे ही चूंकि ये x y z के लॉन्ग आ रहे हैं अगर देखें तो, इसलिए ये आपस में हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप इसको करने का प्रयास करें। ये वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा दिमाग लगाओ। लो वेलोसिटी दिया है, r दिया है, आपको x की वैल्यू पूछा है। x क्या है? x i माइनस 3j कैप है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लल्लू सा क्वेश्चन है, मेंस में कभी कभी आ जाता है। मैं तो प्रीवियस ईयर शायद देख रहा था, जब मतलब मेंस चल रहे थे उसी टाइम देखा था, ये इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे गए थे किसी एक शिफ्ट में। ठीक है, तो हमें पता है v और r क्या होते हैं? आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, अगर दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है? उनका डॉट प्रोडक्ट भैया हो जाता है हमेशा 0। तो v डॉट r 0 कर लें, डॉट प्रोडक्ट कर लिया v का, ये हो गया 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट xi कैप माइनस 3j कैप इज इक्वल टू 0। तो ये जो i के साथ हो उसको i के साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो 2 इंटू x, जो j के साथ होता है उसको j के साथ कर लेते हैं, तो माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 9/2। ठीक है, तो ये भैया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी यही अगर कोई पूछ लेता मान लो कि इस तरीके से कुछ और यहाँ पर ऐसे वैल्यूज चेंज वगैरह करके बेसिकली पूछ लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, यहीं अगर ओमेगा दे देता, हो सकता ओमेगा दे देता तो आपसे पूछ लेता आर की वैल्यू क्या होगी, तो आप इस फार्मूले से इजीली निकाल लेते, ओमेगा क्रॉस आर करके इस तरीके से आप निकाल सकते थे। तो बच्चे आप पहले इसको नोट कर लें। और इसमें बच्चे देखो यार, इस तरीके के क्वेश्चन भी कभी कभार पूछ लेते हैं एग्जाम में। और इसके अलावा जैसे आप प्रैक्टिस अगर कर रहे हैं तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। अगर मुझे टाइम मिलता है, मान लो बाई चांस किसी जगह टाइम मिलता है, किसी एक लेक्चर को मैं जल्दी पढ़ा लेता हूं, तो आपको एक जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आप मुझे बताइएगा। अगर आपको मन हो तो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी आए हैं लास्ट 5 ईयर के, पूरा कराना तो पॉसिबल नहीं है, लास्ट 5 ईयर के जितने भी, जैसे 2 चैप्टर कंप्लीट किया तो लास्ट 5 ईयर के 15 क्वेश्चन हर चैप्टर से लेके करा दूंगा। ठीक है, आप इसको पहले नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चे इसमें दिया था ये सेंटर है, ये सी है, ये रेडियस मान लें आर वगैरह कुछ होगी इस सर्कल की। बोला है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी, ये पार्टिकल पी की जो एंगुलर वेलोसिटी है ओ के रिस्पेक्ट में ओमेगा है, तो फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू सी। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। एंगुलर वेलोसिटी का जो हमें पता है वो बस इतना पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल आपका क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी होता है। ठीक है, यही पता है कि अगर कोई ऐसा पार्टिकल है ऐसे जा रहा है तो ये एंगल थीटा हो जाता है, और जिस रेट से ये थीटा चेंज होता है जैसे ये रेफरेंस लाइन अगर मान लें कोई पार्टिकल यहाँ शुरू किया और कुछ देर में थीटा एंगल पहुंच गया, तो जिस रेट से थीटा चेंज होगा उसी को हम एंगुलर वेलोसिटी बोल देते हैं, यही होता है। तो वही सेम चीज़ यहाँ भी होगी। क्या होगी देखें ध्यान से। देखिए
ये एंगल मान लें थीटा है, ठीक है। अगर ये मानो कि ये रेफरेंस लाइन, इसको आप रेफरेंस लाइन मान लो, ठीक है। ये रेफरेंस लाइन होती है, रेफरेंस लाइन जहाँ से एंगल मेजर किया जा रहा है उसको रेफरेंस लाइन बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पार्टिकल मूव कर रहा है, किसी टाइम पर अगर ये थीटा मूव करा, जनरल टाइम पर अगर ये थीटा मूव कर चुका है, तो बोला है कि अगर इसके रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ओ के रिस्पेक्ट में पी को देखा हमने, ओ के रिस्पेक्ट में पी को देखा, ठीक है। तो एंगल ये कितना रेफरेंस लाइन से बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ कितना हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू वो, ये ओपी लाइन रेफरेंस लाइन से एंगल थीटा बना रही है, तो ये हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी। यहाँ तक आई होप क्लियर होगा, ठीक है। और इसी को बोला है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ, यही आपका ओमेगा है, ठीक है। यही सिंपल सा होता है कि जिस रेट से ये एंगल चेंज हो वही एंगुलर वेलोसिटी होती है। अब आपसे पूछा है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू सी, इसके रिस्पेक्ट में पूछ लिया। अब अगर इसके रिस्पेक्ट में पूछ लिया तो पी को पूछा, पी की एंगुलर वेलोसिटी पूछा है विथ रिस्पेक्ट टू सी, तो उसके लिए हमने लाइन पीसी देखा, और ये जो लाइन पीसी है वो एंगल सपोज करें अल्फा बना रही है विथ रेफरेंस लाइन, ठीक है। जैसे ये थीटा बना रही थी, तो ये वाला जो लाइन पीसी है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू सी, ये लाइन है, और ये रेफरेंस लाइन के साथ एंगल अल्फा बना रही है, तो आप इसको बोलेंगे डी अल्फा बाई डी टी। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू सी हो जाएगा डी अल्फा बाई डी टी, ठीक है। इसी तरीके से बच्चे एंगुलर वेलोसिटी लिखी जाती है डी थीटा बाई डी टी। थीटा होता है जिस रेट से ये एंगल चेंज हो विथ रेफरेंस लाइन। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू सी देखना है, तो रेफरेंस लाइन से ये जिस रेट से एंगल चेंज होगा वही एंगुलर वेलोसिटी होगी अल्फा। अब यहाँ से अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखें, ट्राइंगल का अगर आपको थोड़ा सा याद हो, ये वाली लाइन आर के बराबर होगी, ये लाइन भी आर के बराबर होगी क्योंकि रेडियस है। तो अगर दो लाइन इक्वल हो, अगर दो साइड इक्वल हो ट्राइंगल की, दो साइड इक्वल हो, तो उनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। तो अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा, और इन दोनों का जो सम होता है ना वो एक्सटर्नल एंगल के बराबर होता है। यानी आप अल्फा प्लस अल्फा यानी 2 अल्फा को थीटा के बराबर लिख सकते हैं। अगर ये नहीं पता बच्चे तो एक बार ट्राइंगल की प्रॉपर्टी आपको बता दूं मैं, अगर ये दोनों लाइन इक्वल है ना तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। ये अल्फा हो गया, और इन दोनों एंगल का जो सम होता है वो ये होता है 2 अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों का जो सम होगा थीटा के बराबर हो जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें तो अल्फा की जगह मैं थीटा बाई 2 रखूँ अगर डी डी टी, और अल्फा की जगह थीटा बाई 2 रख दिया, 1/2 बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। और डी थीटा बाई डी टी हमने ऑलरेडी निकाल रखा है ओमेगा बाई 2, ठीक है। तो इसका मतलब है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू सी आ जाएगा ओमेगा बाई 2। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इजी सी होते हैं, बस आपको देख लेना है कि किस रेट से चीज़ें चेंज हो रही हैं। नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। बच्चे बेसिकली जो हमसे एग्जाम में पूछा जाएगा वो एंगुलर वेलोसिटी या तो इस तरीके से पूछ लेगा कि एंगुलर वेलोसिटी अगर इसके रिस्पेक्ट में इसकी इतनी है तो बताओ, या तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, और एक दूसरा टाइप होता है वो इससे भी ईजी होता है, ये वाला टाइप, ठीक है। इसमें ऐसे 2 पॉइंट दे देगा, पॉइंट ए और पॉइंट बी, दोनों के बीच की डिस्टेंस आर दे दिया गया है, ठीक है। दोनों पॉइंट्स की वेलोसिटी ऐसे कुछ रैंडम दिखा देगा, जैसे पॉइंट बी की वेलोसिटी वी भी दिखा दे दिया है, पॉइंट ए की वेलोसिटी वी ए दिखा दिया गया है, ठीक है। अब इसमें पूछ लेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितनी होगी। यहाँ भी यही पूछा था कि किसी एक पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में कितनी होगी। तो एक तो ये मेथड है एंगल वाला, और इस मेथड से भी आप उसको कर सकते हैं, तो करने का ट्राई करिएगा, लेकिन इजी मेथड मैंने बता दिया। अब जैसे ये है, अब इसमें पूछ ले, अब इसमें एंगल वगैरह तो कुछ दिया नहीं, तो उसमें हमें पढ़ना भी नहीं है। हमने देखा कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी पूछा है, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए जो होता है विथ रिस्पेक्ट टू बी वो ये होता है, ठीक है। क्या वेलोसिटी ऑफ ए, जैसे v इक्वल टू आर ओमेगा होता है ना, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा v बाई आर, वही सेम चीज इस फॉर्म में लिखी गई है, ठीक है। ओमेगा क्या होगी, v बाई आर होगी, तो वही इसी फॉर्म में लिखी गई है। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परपेंडिकुलर का जो सिंबल लगा है अपॉन आर ए बी, पोजिशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि वेलोसिटी ऑफ ए, इसका जो मतलब है बच्चे वो ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ आर, इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन
ऑफ ए बी, ठीक है। ये जो लाइन ए बी है, ये जो लाइन ए बी है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखना है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ऐसे कैसे? देखो यार, कोई चीज़ सर्कुलर मोशन अगर करती है ऐसे, स्पीड वी होती है ना, और ये आपको ओमेगा अगर निकालना है और ये रेडियस आर है, तो आप क्या बोलोगे? ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर ही तो बोलते हो ना। तो सेम ही चीज़ है, वेलोसिटी आप क्या ले रहे हो? इस लाइन के परपेंडिकुलर ही तो ले रहे हो ना। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर की जाती है। डेरिवेशन से हमें मतलब नहीं है, थोड़ा सा मैंने कोरिलेट करके बता दिया कि वी बाई आर क्यों लेते हैं। जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है पोजीशन की, वही वाली ली जाती है, इसीलिए यहाँ भी पोजीशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं, हमने पॉइंट ए देखा, पॉइंट बी देखा। रियल वेलोसिटी इसकी ये है अल्फा, इसका कंपोनेंट वी ए कॉस अल्फा हो गया। हमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन से मतलब है, इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से मतलब है, तो वो है वी ए साइन अल्फा, और इसका वी बी कॉस अल्फा ये हो गया, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये हो गया, एक ये। तो अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी देखें इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ए की वेलोसिटी कितनी है? वी ए साइन अल्फा, ठीक है, ये हो गया। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में केवल देखनी है, तो वेलोसिटी ऑफ ए इतना हो गया विथ रिस्पेक्ट टू बी। ए अगर आप इस डायरेक्शन को भैया पॉजिटिव मानते हैं ना, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिए हैं, तो इसके अपोजिट को आपको नेगेटिव मानना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी है, कोई स्पीड तो है नहीं। तो वी ए साइन अल्फा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो माइनस, ये आप जो है इसको आप माइनस के साथ लिखेंगे, वी बी साइन बीटा डिवाइडेड बाई दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है आर। तो बस यही है, लेकिन ये फार्मूला ऐसा आपको याद रखना नहीं है, ये तो बस मैंने बता दिया किस तरीके से, अगर जनरल फार्मूला किस तरीके से डेराइव किया जाता है, ठीक है। आपको फार्मूला बस ये याद रखना है, ठीक है, कि और वो याद रखना आई थिंक बहुत बड़ी चीज़ है नहीं। ओमेगा होता है वी बाई आर, और रिलेटिव वाले में बस ये याद रखें वी रिलेटिव अपॉन आर रिलेटिव, और यहाँ परपेंडिकुलर डायरेक्शन मत भूलें। आइए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप खुद से एक बार वीडियो को पॉज करके करने का ट्राई करें। हमें पता है कि ओमेगा ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी होता है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, पोजीशन ऑफ आर ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यही होता है फार्मूला। परपेंडिकुलर डायरेक्शन से हमें मतलब है लाइन के, तो हमने इसका कंपोनेंट ले लिया। इस डायरेक्शन में हमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन से मतलब है, तो ये 50 cos 37 और ये हो जाएगा 50 sin 37, और 50 sin 37 ये इस डायरेक्शन में 50 cos 37 इस डायरेक्शन में चला जाएगा, और 50 sin 37 इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो 50 sin 37 की वैल्यू कितनी होती है? 3/5। तो आप यहाँ 3/5 डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो कन्फ्यूज मत होना, 30 हो जाएगा ये, ठीक है। इसकी बात करें, इसका भी ले लें दो कंपोनेंट, एक तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा वी ए कॉस 53, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा वी ए साइन, वी ए की वैल्यू है 100, तो वी ए साइन 50 cos 53 तो ये हो गया अलोंग द लाइन, और इसके परपेंडिकुलर लाइन क्या हो जाएगा? साइन 53। साइन 53 होता है cos 37 यानी 4/5, तो ये 80 हो गया, 80 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये जो लाइन होगी बच्चे कुछ इस तरीके से दिखेगी, जो क्योंकि परपेंडिकुलर से हमें मतलब होता है, तो ये तो आपका 80 हो गया, और ये वाला यहाँ पर ये कितना है? 30 हो गया। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 10 है, ठीक है, 10 मीटर। ये 80 मीटर पर सेकेंड और ये 30 मीटर पर सेकेंड। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। आपसे बोला है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है? वेलोसिटी ऑफ ए 80 है विथ रिस्पेक्ट टू बी। अगर इस डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव माना है, अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया बच्चे हमने, तो ये डायरेक्शन उसके जो अपोजिट वाली नेगेटिव हो जाएगी। तो ये जो आप लोगे ना नेगेटिव के साथ लिखोगे विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी -30, ठीक है, -30, और हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में केवल लेना होता है, ठीक है। आर ए बी दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 10 मीटर है, तो डिवाइडेड बाई 10 कर दिया। ये 8 3 11 110/10 यानी 11 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस फार्मूले याद होने चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी और पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। और ये हमेशा ध्यान रखना केवल परपेंडिकुलर डायरेक्शन से हमें मतलब होता है, ठीक है। केवल इस लाइन के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी हमें देखनी होती है, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर होगा कि जैसे इसको मैंने लिया वेलोसिटी ऑफ ए, अगर ए लिया 80 यानी हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया। अगर कोई चीज़ इसके जस्ट अपोजिट है जैसे कि ये है, तो उसको तो नेगेटिव लेना पड़ेगा ना, तो इसलिए वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ बी को हमने नेगेटिव लिया है। नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमारे सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन वगैरह कितने टाइप के होते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर आपका टेंजेंशियल और रेडियल डायरेक्शन में दो ही डायरेक्शन होती है, उनमें एक्सेलरेशन होता है। देखो कैसे होता है, मान लो कोई चीज़ सर्कुलर मोशन कर रही है, पार्टिकल पी सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। इसकी जो वेलोसिटी है वो v है, अलॉन्ग द टेंजेंट होती है। तो जो एक्सेलरेशन टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है उसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, और जो एक्सेलरेशन नॉर्मल, जैसे ये टेंजेंट है ये नॉर्मल है, ठीक है, और जो एक्सेलरेशन नॉर्मल इसी को रेडियल या इसी को टेंजेंशियल इसी को रेडियल या नॉर्मल डायरेक्शन बोलते हैं। तो जो एक्सेलरेशन अलोंग द सेंटर हो उसी को बच्चे हम सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, नॉर्मल। इसके तीन नाम हैं, कौन कौन से? नॉर्मल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन। तीनों सेम चीज़ें हैं, कुछ भी बोल दे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। टेंजेंट के अलावा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के अलावा कुछ भी बोले तो ये यही वाली होती है, ठीक है, क्योंकि दो ही होती हैं, एक टेंजेंट हो गया, दूसरा ये। नॉर्मल एक्सेलरेशन कभी कभी बोल देता है, कभी कभी सेंट्रीपेटल, कभी कभी रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है। यही दो एक्सेलरेशन बच्चे हमारे पास होते हैं। अब ये जो दोनों एक्सेलरेशन है ना, ये जो दोनों एक्सेलरेशन है इस पार्टिकल के दो ही, एक अलॉन्ग द टेंजेंट, एक अलॉन्ग द रेडियल डायरेक्शन हो सकते हैं। तो इन दोनों का जो नेट होता है ना ए, उसको हम ए नेट बोलते हैं, ठीक है। अब ये चूंकि ये दोनों एक तो अलॉन्ग द टेंजेंट है, एक अलॉन्ग द नॉर्मल, तो यानी ऑब्वियस है इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो इनका जो नेट एक्सेलरेशन आता है ना, जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो उनका जो रिजल्टेंट आता है कुछ इसी तरीके से तो आता है ना। तो ए नेट जो आएगा वो √AC² + AT² हो जाएगा, ठीक है। और जो नेट एक्सेलरेशन होता है हमारा, जो नेट एक्सेलरेशन होता है वो dv/dt भी होता है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, दो ही एक्सेलरेशन, एक टेंजेंशियल एक रेडियल, और उनका नेट एक्सेलरेशन ये होता है, ठीक है। अब आइए टेंजेंशियल के बारे में थोड़ा जानें। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है बच्चे, दैट इज d/dt ऑफ मॉड ऑफ v। मतलब ये मॉड ऑफ v बेसिकली क्या है? दिस इज स्पीड। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का जो चेंज होता है दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये मॉड ऑफ v मतलब स्पीड, यानी ये जो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है ना, ये कुछ नहीं, ये बस रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है। क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो कहीं कहीं पर बोल देते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इतनी है, तो आपको सिंपल सा समझ जाना है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो। और जब भी कोई चीज़ मोशन कर रही होती है, सर्कुलर मोशन ना, तो उसकी स्पीड में जो चेंज होता है ना, स्पीड में जो चेंज होता है वो केवल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वजह से हो सकता है, क्योंकि ये वाला एक्सेलरेशन तो इसके नॉर्मल होता है ना, तो नॉर्मल डायरेक्शन में है तो इस पर तो कोई इफेक्ट डालेगा नहीं, स्पीड को चेंज नहीं करेगा, केवल वेलोसिटी को चेंज कर सकता है, बस ये वाला। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। नॉर्मल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपेटल, रेडियल, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है v²/r। कितना? v²/r। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का v²/r, इसका r अल्फा हो जाता है। अब आप पूछोगे सर कैसे? तो देखो मॉड ऑफ v करोगे, v किसी टाइम पर ओमेगा क्रॉस r होता है, तो आप इसको AT अगर आप देखोगे तो स्पीड हो जाएगा किसी टाइम पर r ओमेगा, r बाहर ले लिया क्योंकि रेडियस कांस्टेंट है, तो ये d⍵/dt हो जाता है। तो d⍵/dt अल्फा होता है, तो ये r अल्फा हो जाता है, ठीक है। तो जो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसका फार्मूला r अल्फा होता है, और एक रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है, और इसका v²/r होता है, ठीक। तो यही छोटे छोटे से फार्मूले हैं। अल्फा क्या होता है? अल्फा आपको पता ही है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। जो इसमें और कुछ खास बात नहीं है, ये चीज़ थोड़ा सा एक बार नज़रों में बसा लें। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखें, जैसे ये आपकी कोई वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी v है, एक्सेलरेशन अगर इस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियसली फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा। टेंजेंशियल सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है जैसे कि ये, और जो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपेटल फोर्स है, वो इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका जो पावर होगा इस वाले का वो 0 हो जाएगा, यानी ये कोई भी वर्क नहीं कर रहा होगा इस पर। तो जब इस पर वर्क ही नहीं करेगा तो ये वाला जो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है बच्चे, ये वेलोसिटी को चेंज कर सकता है लेकिन स्पीड को चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। इसकी स्पीड को केवल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही चेंज कर सकता है, ठीक है। अगर आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 कर दोगे, अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मैं 0 कर दूं, तो यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ये क्या है? ये स्पीड ही तो है ना। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाए तो स्पीड बच्चे हो जाती है हमारी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, दो ही एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल, सेंट्रीपेटल। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर 0 हो जाए तो स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ही हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। उसके बाद बच्चे आगे चलते हैं।
ये छोटा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा, ये एडवांस में आया था, ठीक है, आपको ताज्जुब होगा। एक बार इसको करने का ट्राई करें, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, सोचें। आपसे पूछा है शो द डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन एट टाइम टी। क्वेश्चन समझा देता हूँ। हमने एक पेंडुलम लिया, t = 0 पर यहाँ से इसको रिलीज किया, यानी यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 थी, रिलीज किया, ऐसे वर्टिकल प्लेन में है ये, रिलीज किया तो ऑब्वियस इसकी स्पीड बढ़ेगी और वापस ये यहाँ पर पहुँचेगा। अगेन जब यहाँ पर पहुँचेगा तो अगेन इसकी स्पीड 0 हो जाएगी, फिर ऐसे ऐसे ये मोशन करेगा। तो जब यहाँ कहीं बीच में है, इस पॉइंट पर t = t पर है, तो इसका नेट एक्सेलरेशन, आपको नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन दिखानी है। क्वेश्चन में डिफरेंट ऑप्शन थे, डिफरेंट डायरेक्शन दिखाई गई थी नेट एक्सेलरेशन की, और बच्चों कंफ्यूज हुए। तो इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, करने का प्रयास करें। बताता हूँ, चलिए। ये यहाँ से रिलीज किया, ऑब्वियस है ये यहाँ से यहाँ तक तो सर्कुलर मोशन कर ही रहा है, सर्कुलर मोशन कर ही रहा है। और जब भी कोई चीज़ सर्कुलर मोशन करती है तो उसके 2 ही एक्सेलरेशन होते हैं, एक अलोंग द टेंजेंट, ये क्या है, ये सर्कल का एक छोटा सा पार्ट है, एक सर्कल का छोटा सा पार्ट है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये सर्कुलर मोशन कर रही है, और जब भी कोई चीज़ सर्कुलर मोशन करेगी बच्चे तो उसके 2 ही एक्सेलरेशन पॉसिबल हैं, एक तो अलोंग द टेंजेंट और एक अलोंग द सेंटर, ठीक है। ये सेंटर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक सर्कुलर मोशन के लिए यही तो सेंटर होगा ना। तो और 2 ही एक्सेलरेशन होते हैं, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। अब ये वर्टिकल प्लेन में है तो इस पर mg तो भैया लग ही रहा होगा, mg तो लग ही रहा होगा, ठीक है, mg तो लग ही रहा होगा। जब ये यहाँ है तो एंगल थीटा मान लिया मैंने, थीटा, तो एक तो mg का cos थीटा ये हो गया, और इस डायरेक्शन में mg sin थीटा हो गया, ठीक है। तो अगर इस डायरेक्शन में भैया mg sin थीटा है और इस डायरेक्शन में कोई और फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा, तो इस डायरेक्शन में केवल mg sin थीटा अगर लग रहा है, अगर इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल डायरेक्शन में देखा मैंने, टेंजेंशियल डायरेक्शन में केवल और केवल mg sin थीटा लग रहा है, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, mat mg sin थीटा, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया आपका g sin थीटा, ठीक है, g sin थीटा हो गया। उसके अलावा आप आइए देखते हैं ये वाले के लिए। अच्छा, अब आपने यहाँ से रिलीज किया होगा, यहाँ पर तो वेलोसिटी 0 है, लेकिन जैसे ये नीचे आती है धीरे धीरे तो इसकी वेलोसिटी बढ़ने लगती है, ऑब्वियस है बढ़ने लगती है, ठीक है। तो जब ये यहाँ पहुँचेगा, जब यहाँ पहुँचेगा तो इसके पास कुछ वेलोसिटी v होगी, और हमें पता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है v²/r, ठीक है। इसकी रेडियस अगर r हुई होगी तो यानी यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वो हो जाएगा v²/r, क्योंकि इसको कुछ ना कुछ यहाँ से रिलीज करने पर यहाँ पर तो कुछ ना कुछ स्पीड होगी ही, तो यहाँ पर इसके पास स्पीड होगी v मान लिया, और तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया। अब ये जो पार्टिकल है ये सर्कुलर मोशन कर रहा था, सर्कुलर मोशन कर रहा था, इसके पास 2 ही एक्सेलरेशन हो सकते हैं, एक ac और एक at। at भी समथिंग पॉजिटिव है और ac भी समथिंग पॉजिटिव है, तो ac हुआ ये, at हुआ ये, दोनों का नेट इस डायरेक्शन में आएगा कहीं पर, यानी इसकी जो नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो ये होगी। कुछ बच्चे mg लगा देते हैं, वो गलत हो जाता है, ठीक है, वो लगा देते हैं वर्टिकल डाउनवर्ड। यार ऑब्वियस है ना, ये सर्कुलर मोशन कर रही है तो सर्कुलर मोशन में 2 ही एक्सेलरेशन हो सकते हैं, 2, एक टेंजेंशियल एक सेंट्रीपिटल, तो दोनों को मैंने दिखाया, दोनों क्या है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों का नेट इस किसी डायरेक्शन में ऐसे आएगा। और ऑप्शंस में थे कि किसी में ऐसे दिखा दिया था, तो ऑब्वियसली ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता, तो पॉसिबल केवल ये वाली डायरेक्शन होगी। तो इसके बारे में थोड़ा सा सोचना, कोई डाउट आए तो मुझसे पूछना, ठीक है। नोट कर लें इतना, फिर आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में जानते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो हमने जान लिया, अब हम सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, क्या है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, v²/r है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सिंपल सा, ठीक है। तो ये हो जाता है mv²/r, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा यही होता है mv²/r, ठीक है। इसी को बच्चे v को कहीं कहीं पर r ओमेगा लिख देते हैं, तो अगर आप r ओमेगा लिखोगे तो इसको इस टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, r ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये भी आप r ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को भी, v को अगर r ओमेगा में कन्वर्ट करेंगे तो ये r ओमेगा स्क्वायर भी हो जाता है, क्योंकि v = r ओमेगा होता है, ठीक है। तो v = r ओमेगा, तो r ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, r² ओमेगा स्क्वायर, एक r से r कटेगा और r ओमेगा स्क्वायर ये हो जाएगा, यानी सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो ये हो सकता है। यहाँ पर जो जानने वाली बात वो ये है बच्चे, जैसे एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक टेंशन फोर्स है, एक नॉर्मल फोर्स है, तो वो सब अपने आप में एक फोर्स है, ठीक है। लेकिन ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ये खुद में एक फोर्स नहीं होता, ठीक है। ये जैसे ये अपने आप में कोई एक फोर्स नहीं, ये किसी एक फोर्स का फॉर्म होता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें सेंट्रीपिटल फोर्स को, तो जैसे ये वाला एक केस लूँ,
कौन सा, बचपन में आपने किया होगा कि ऐसे डोरी लेके ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाया होगा। तो जैसे ये बंदा क्या कर रहा है, एक डोरी से एक गेंद को बांध लिया, एक डोरी से एक गेंद को बांध लिया और हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहा है। ये डोरी है तो डोरी में एक टेंशन क्रिएट हुआ होगा, ठीक है। और यही जो टेंशन है, ये जो टेंशन है यही बच्चे इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देती है, जिसके कारण ये सर्कुलर मोशन कर पाता है। तो सर्कुलर मोशन होने के लिए इट इज मस्ट फॉर सर्कुलर मोशन, ठीक है भैया। सर्कुलर मोशन होने के लिए ना यार, सर्कुलर मोशन होने के लिए कोई ना कोई फोर्स होना चाहिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराए, तभी सर्कुलर मोशन हो पाएगा, अदरवाइज होगा ही नहीं। तो ध्यान रखें, सर्कुलर मोशन तभी पॉसिबल है जब जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है उसको कोई ना कोई फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराए। सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप में फोर्स नहीं होता, कोई ना कोई फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स पार्टिकल को प्रोवाइड कराए, उसके बाद ही वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर पाता है। जैसे इस केस में ये सर्कुलर मोशन कब कर पा रहा है, ये जो टेंशन है ना, ये जो टेंशन लग रहा है ना अलोंग द सेंटर जो लग रहा है, चूंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ऑब्वियसली सर्कुलर मोशन करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ प्रोवाइड कौन कर रहा है, टेंशन। तो ये जब ऐसे मोशन करेगा ना तो इसमें टेंशन क्रिएट होगा और वही टेंशन बच्चे इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा। और जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो लिख देंगे mv²/r = टेंशन, क्योंकि और कोई फोर्स तो अलोंग द सेंटर लग नहीं रहा है। तो कोई ना कोई फोर्स, ध्यान रखिएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप में फोर्स नहीं होता, उसको कोई ना कोई फोर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, फॉर द सर्कुलर मोशन। यहाँ पर क्या होता है, सन ये है, अर्थ ये है। अब भैया अर्थ हमारे सन के अराउंड क्या करती है, सर्कुलर मोशन ऐसे करती रहती है। अगर ये सर्कुलर मोशन कर रही है तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ही चाहिए, बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के तो काम वो सर्कुलर मोशन करेगी नहीं। तो जब भी कोई चीज़ सर्कुलर मोशन कर रही है, जैसा अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कोई भी चीज़ सर्कुलर मोशन करे तो उसका एक एक्सेलरेशन AC और एक AT होता है। AT तो 0 हो सकता है लेकिन AC 0 नहीं हो सकता। अगर AC 0 हो गया तो फिर तो भी वेलोसिटी R तो 0 हो नहीं सकती, वेलोसिटी ही 0 होगी। AC क्या होता है, v²/r होता है ना। अगर AC को आप 0 करोगे तो वेलोसिटी ही 0 हो जाएगी, तो मोशन किस बात का, ठीक है। तो इसलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट है फॉर द सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पर अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अब ये प्रोवाइड कौन करेगा, वो बच्चे इन दोनों के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, जो ये सन अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, ये सन जो अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, वही फोर्स बच्चे इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा देता है। तो यहाँ पर आप इक्वेशंस भी लिखते हैं कि जो अट्रैक्शन फोर्स था दोनों के बीच का, वही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा देता है, ठीक है। ये आप ग्रेविटेशन में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ बताने का बस इतना मकसद था कि सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट होता है किसी सर्कुलर मोशन के लिए। वो अपने आप में कोई फोर्स नहीं होता, कोई ना कोई फोर्स रहता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग एंड एंगुलर स्पीड, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो रहा। फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग एंड एंगुलर स्पीड। यहाँ पर बच्चे हाइट है, ठीक है, एक हाइट दी हुआ है। कोनिकल पेंडुलम आपको पता होगा, दिस इज सम काइंड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम जैसे आप कोन वाली आइसक्रीम खाते हो उसी टाइप का होता है, ठीक है, कोन, ठीक है। इस तरीके से मैं मतलब जैसे ये एक्सिस है ना, इसके अराउंड ऐसे ऐसे ये रोटेट करता है, ठीक है, कोन टाइप का। तो कोन टाइप का शेप बनता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कोनिकल पेंडुलम। इसमें आपसे टेंशन पूछा और एंगुलर स्पीड पूछा है कि कितने एंगुलर स्पीड होगी इसके रोटेट करने की अलोंग द सर्कल। तो यहाँ पर मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे तो कुछ बस जो दिया है ना आपको आंसर उसी टर्म में लिखना होता है, ठीक है। H के टर्म में लिख सकते हैं, M के टर्म में लिख सकते हैं, T वगैरह तो पूछा ही गया है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली देखा कि अगर हम ये एंगल, अगर हम क्या करें, अगर हम ये एंगल थीटा मान लें, ठीक है, अगर हम ये एंगल थीटा मान लें तो यहाँ पर चूंकि वर्टिकल सर्कल है तो mg तो लगेगा ही, mg तो लगेगा ही। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। ये टेंशन T लग रहा है तो ये वाला बच्चे हो जाएगा T cos थीटा, ठीक है, ये T cos थीटा हो गया और ये हो जाएगा आपका T sin थीटा, ठीक है, T sin थीटा हो गया। मैंने पहले भी बता रखा है, कोई भी चीज़ अगर बच्चे सर्कुलर मोशन करती है ना तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ही चाहिए होता है। ये सर्कुलर मोशन कर रही है तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए कहाँ, अलोंग द सेंटर। सेंट्रीपिटल फोर्स अलोंग द सेंटर होता है, तो अलोंग द सेंटर इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, केवल और केवल T sin थीटा है, यानी T sin थीटा ही वो फोर्स होगा जो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स होता कितना है, वो होता है mr ओमेगा स्क्वायर। r होती है रेडियस ऑफ द सर्कल, तो चलो इस सर्कल की रेडियस को माना r, ठीक है, और mr ओमेगा स्क्वायर लिख दिया। T cos थीटा ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, तो T cos थीटा को भैया mg बैलेंस कर रहा होगा, करा दिया बैलेंस।
डिवाइड कर दिया दोनों को तो tan थीटा आ गया, डिवाइड कर दिया तो tan थीटा आ गया। और जैसे ही हमारा tan थीटा आया, जैसे हमारा tan थीटा आया, ये हो गया भैया r ओमेगा स्क्वायर बाई जी। ठीक है, ये आ गया, यहाँ तक आई होप क्लियर है। अब यहाँ पर r तो हमने खुद से माना है, तो उसके टर्म में तो हम आंसर दे नहीं सकते, थीटा भी हमने खुद से माना है, उसके टर्म में आंसर नहीं दे सकते, h हमें पता था। तो अगर मैं tan थीटा देखूँ, tan थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फॉर दिस ट्राइंगल tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर, r बेस है h, तो r बाई एच विल बी योर दिस। तो यहाँ पर आप r बाई एच पुट कर सकते हैं, tan थीटा की जगह r बाई एच पुट कर दिया, r से r कटा, और दोस्तों ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट, सॉरी ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा जी बाई एच। ठीक है, और ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट जी बाई एच। ठीक है, ओमेगा तो आ गया। अब रही बात हमारे टेंशन की, तो टेंशन का तो कोई टेंशन लेना ही नहीं है, टेंशन ईजिली निकल जाएगा। यहाँ से भी रख लें तो टी कॉस थीटा यानी हो जाएगा एम जी सेक थीटा, एम जी सेक थीटा हो जाएगा। सेक थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो अगर सेक थीटा की बात करें तो कॉस थीटा होता है हमारा बेस जो कि h, हाइपोटेन्यूस इसकी लेंथ l होती है, इसकी लेंथ l होती है, तो h बाई l हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप ध्यान दें तो ये लेंथ अगर हमें पता चल गई और ये h बाई l हो जाएगा। ठीक है, तो सेक थीटा हो जाएगा l बाई एच, एम जी एल बाई एच। ठीक है, ये लेंथ भी पता होनी चाहिए, स्ट्रिंग की लेंथ l दी है। ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ l है, तो टेंशन हो जाएगा एम जी एल बाई एच। इसको बच्चे नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं, नोट डाउन फिर आगे चलें। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। इस पर बेस्ड देखो यार, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, इसमें आई थिंक कोई डाउट आपको नहीं आना चाहिए। इसमें देखो सेंट्रीपिटल फोर्स हमने पढ़ा, ठीक है, एक क्वेश्चन किया। अब देखो एक क्वेश्चन करने के बाद हम इस पे इतना कॉन्फिडेंट हमारे अंदर होना चाहिए कि अब हम इजली जेईई मेन के क्वेश्चन कर पाएंगे। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। दिया था पार्टिकल ऑफ मास है, मेरे हिसाब से तो आपको एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई भी कर लेना चाहिए, थोड़ा सा अटेम्प्ट। तो थोड़ा सा दिमाग जब हम लगाते हैं किसी चीज़ में ना बच्चे, तो क्या होता है कि वो क्वेश्चन में हमें ये पता चलता है कि हमारे दिमाग में कौन सा स्टेप नहीं स्ट्राइक कर रहा था, और जब वो हमें पता चलता है तो फिर हम सिंपली ये बता सकते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ हमें याद रखने की ज़रूरत है, ये स्टेप हमें याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, और फिर आपसे क्वेश्चन होने लगते हैं। तो आप एक बार इसको ट्राई करें। अ पार्टिकल ऑफ मास एम इज फिक्स्ड टू वन एंड ऑफ द लाइट स्प्रिंग हैविंग फोर्स कांस्टेंट के अनस्ट्रेस्ड लेंथ एल। ठीक है, एक हमारे पास अनस्ट्रेस्ड स्प्रिंग है जिसकी लेंथ है कितनी, जिसकी लेंथ है एल। ठीक, अनस्ट्रेस्ड स्प्रिंग है। ठीक, फिर बोला है स्प्रिंग कांस्टेंट के है, लेंथ एल है। द अदर एंड इज फिक्स्ड, इसका एक एंड भैया फिक्स है मान लो। ठीक है, इसका एक एंड फिक्स है। द सिस्टम इज गिवन एन एंगुलर ओमेगा अबाउट द फिक्स्ड एंड, इसके अराउंड बच्चे इस सिस्टम को हम एक एंगुलर वेलोसिटी देते हैं जो कि ओमेगा है। ठीक है, फिक्स्ड एंड ऑफ द स्प्रिंग सच दैट इट रोटेट्स इन अ सर्कल इन ग्रेविटी फ्री स्पेस। इस तरीके से दिया कि ग्रेविटी फ्री स्पेस में ए पार्टिकल ऑफ मास एम इज फिक्स टू वन एंड, ये जो स्प्रिंग है इसके एक एंड पर एम मास का पार्टिकल लगा दिया और इसको बच्चे फिक्स्ड एंड के अराउंड रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, फिर बोला है द अदर एंड इज फिक्स्ड, द सिस्टम इज गिवन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट द फिक्स्ड एंड ऑफ द स्प्रिंग सच दैट इट डज रोटेट इन अ सर्कल इन द गिवन फ्री स्पेस। ठीक है, मतलब ये सर्कुलर मोशन करता है तो स्ट्रेच इन स्प्रिंग कितना होगा। अब देखो स्ट्रेच होगा क्यों होगा, देखो यार जब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है कोई चीज़ इसके अराउंड, जैसे ये मान लो यहाँ थोड़ा सा बना के दिखा रहा हूँ, ये पार्टिकल है, अगर इसके अराउंड ये सर्कुलर मोशन करेगा ना, सर्कुलर मोशन ऐसे करेगा ये, तो इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ही चाहिए। मैंने बताया था ऑलरेडी कि अगर कोई चीज़ सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए अलोंग द सेंटर। ये कब मिल सकता है, यहाँ पर ग्रेविटी है ही नहीं, तो ग्रेविटी है ही नहीं तो कौन फोर्स इसको दे सकता है, स्प्रिंग फोर्स दे सकता है। और स्प्रिंग फोर्स होता कब है, जब उसमें एक्सटेंशन आता है। ठीक है, यानी अगर इसको इस डायरेक्शन में फोर्स चाहिए, कौन फोर्स प्रोवाइड कर सकता है, स्प्रिंग फोर्स प्रोवाइड कर सकता है। इस डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स कब लगेगा, जब ये स्ट्रेच होगी, जब ये बॉल इस थोड़ी सी ऐसे आगे जाएगी नेचुरल लेंथ से ताकि स्ट्रेच हो, जब स्प्रिंग स्ट्रेच होगी तो स्प्रिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। यानी एक चीज़ तो हमें पता चल गई कि अगर ये ऐसा सर्कुलर मोशन करेगा
तो इस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, यानी इसी डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स होना चाहिए जो इसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। और इस डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स होने के लिए इसको ऐसा स्ट्रेच होना पड़ेगा स्प्रिंग को, ताकि इस डायरेक्शन में फोर्स आ जाए। अब भैया स्प्रिंग को आप ऐसे खींचते हो जब, तभी तो फोर्स ऐसे लगता है ना। अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस कर दो ऐसे तो फोर्स आउट इस डायरेक्शन में लग जाएगा ना। स्प्रिंग कंप्रेस करते हो तो फोर्स आउटवर्ड, स्प्रिंग बाहर खींचते हो तो फोर्स इनवर्ड। आपको फोर्स चाहिए इस डायरेक्शन में, तो यानी स्प्रिंग इस डायरेक्शन में खींचनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो बहुत ही इमेजिनेशन वाली बात हो गई। अब सिंपल सा क्वेश्चन था कि स्ट्रेच पूछा था कितना होगा, तो साफ साफ हमें पता चल गया स्ट्रेच तो होना ही पड़ेगा। तो हमने मान लिया ये सपोज करें एक्स स्ट्रेच हो गया होगा, बॉल यहाँ पहुँच गई होगी, नेचुरल लेंथ से ये एक्स स्ट्रेच हुआ होगा, ठीक है। यानी नेचुरल लेंथ से ये एक्स स्ट्रेच होके इस रेडियस में ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा। यानी जब ये एक्स स्ट्रेच होकर ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स स्प्रिंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, ठीक है। और स्प्रिंग फोर्स होता है कितना है, k इंटू एक्स, एक्सटेंशन हमने x माना है तो k इंटू एक्स विल बी द स्प्रिंग फोर्स। और FC क्या होता है, ये होता है mr ओमेगा स्क्वायर, mr ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू kx लिख लिया। r क्या होती है, r होती है रेडियस, तो L तो पहले था, x स्ट्रेच हो गया, तो जो टोटल रेडियस हो जाएगी सर्कल की वो हो जाएगी L प्लस x, ठीक है। ये जो सर्कल L पहले थी, x स्ट्रेच हुआ, तो इस सर्कल की रेडियस L प्लस x। बहुत ही दूर से हम आए, ठीक है। x बताना है, सिंपल सा आ जाएगा ml ओमेगा स्क्वायर। आप उस साइड ले जाएंगे, kx हो गया माइनस mx ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से x कॉमन ले लेंगे अगर आप, तो x कॉमन ले लो बच्चे, तो हो जाएगा ये k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, और फिर ये ml ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई ml ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये 2020 में आया था मेंस में, ठीक है। मैंने तो क्या यार कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर मुझसे मेंस बन नहीं रहे, ठीक है। देखो यार सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, वही चीज़ें हर जगह यूज होती हैं। कभी कभी ये तो फिर भी थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, ये सब नहीं कर पाए होंगे, ये मॉडरेट लेवल का था मेंस के हिसाब से। और तो आपने देखा ही वर्क पावर वगैरह में कितने इजी क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो अगर आप कर पा रहे हैं तो आप मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। इसको आप नोट करें, फिर आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, थोड़ा सा कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। देखो यार यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सबको ऑलमोस्ट नाम तो सुना ही होगा सबने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। यूनिफॉर्म जैसे नाम से पता चल रहा है यूनिफॉर्म मोशन होता है, यानी इसकी स्पीड जो होती है चेंज नहीं होती, ठीक है। सर्कुलर मोशन का मतलब इसकी जो स्पीड होगी दैट विल नॉट चेंज, स्पीड यहाँ कहीं कभी भी चेंज इसकी नहीं होती। स्पीड नहीं चेंज होती तो स्पीड होता है आर ओमेगा, आर तो कांस्टेंट रहता है, यानी ओमेगा भी चेंज इसका नहीं होता। उसके अलावा अगर हमें पता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड नहीं चेंज होती, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ये क्या होता है, ये स्पीड ही तो होता है ना। तो अगर स्पीड चेंज ही नहीं हो रही है तो इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हुआ। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमने पढ़ा था आर ओमेगा का डिफरेंशिएशन होता था, आर अल्फा पढ़ा था हमने। तो आर अल्फा अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही तो आर अल्फा होता है, तो आर अल्फा भैया जीरो होगा। आर तो जीरो हो नहीं सकता, यानी अल्फा जीरो हो गया, ठीक है। अल्फा जीरो यानी डी ओमेगा बाई डी टी जीरो, यानी ओमेगा आपका कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखें v कांस्टेंट होता है इसमें, ओमेगा भी कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो कहीं पर आपसे बस ये जानना जरूरी है आपको कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्वेश्चन में बोल दे तो हम उससे क्या कंक्लूजन ले पाएंगे। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलने का उसका मतलब ही यही होता है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो गया। जो ये चीज़ बताई इसलिए जा रही है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या क्या हो सकता है, आप उससे क्या कंक्लूजन ले पाएंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल दिया, अब आपको ये मानना ही है कि स्पीड कांस्टेंट होगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वहाँ पर आएगा ही नहीं, अल्फा भी जीरो होगा, ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और वहाँ पर एक्सेलरेशन केवल ये और ये बचता है, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो जीरो हो गया हमारा। दो ही एक्सेलरेशन होते हैं, एक टेंजेंशियल और एक नॉर्मल। और नेट एक्सेलरेशन होता है हमारा अंडर रूट ऑफ टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है। बोल कुछ रहा हूँ, लिख कुछ रहा हूँ, ठीक है। AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। यूनिफॉर्म में AT जीरो होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म में AT टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, यानी A इज इक्वल टू AC। यानी जब भी इस तरीके का केस आए तो जो नेट एक्सेलरेशन होता है वो आपके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या उसी को हम नॉर्मल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, उसी के बराबर होगा नेट एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बस इतना आपको जानना चाहिए। एक प्यारा सा क्वेश्चन है, देख लें, पढ़ लें।
ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के दो, एक L लेंथ की स्ट्रिंग है, टोटल लेंथ L है और L/2 पर मैंने 2 बॉल लगा दी हैं मास m की, ठीक है, मास m की बॉल लगा दी हैं। आप चेंज भी कर सकते हो मासेस को। इस पॉइंट के अराउंड इसको ऐसे रोटेट किया जा रहा है विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। देखो कांस्टेंट का मतलब क्या बोल दिया, कांस्टेंट का मतलब बोल ही दिया आप, जैसे ये बोला ना ओमेगा कांस्टेंट है, यानी आपको ये एज्यूम कर लेना है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 हो गया। अब हमें केवल AC के बारे में परवाह करनी है कि अब केवल और केवल सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन है उसके पास, ठीक है। इफ द सिस्टम इज रोटेटेड विथ अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे रोटेट कर रहा है। फाइंड द रेशियो इन टेंशन इन बोथ पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। देखो यार, जैसे ही स्ट्रिंग कोई होती है ना, जब वो बीच में मास लगा दिया ना, अब यहाँ टेंशन कुछ हो जाएगा, यहाँ का टेंशन मैंने T1 माना और यहाँ का T2 मान लिया। आपसे पूछा है रेशियो T1 और T2 का रेशियो क्या होगा, ये देखते हैं क्या कर सकते हैं। आप बताओ, आपको पता है ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, यानी ये वाला जो मास होगा इसके लिए सर्कुलर पाथ तो ये वाला है, कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। इस वाले के लिए सर्कुलर पाथ कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। इस पॉइंट के अराउंड दोनों सर्कुलर मोशन ऐसे कर रहे हैं, सेंटर तो दोनों का सर्कल का सेम है। तो अगर मैं इसका FBD बनाऊं, इसका अगर मैं FBD बनाता हूं तो इस पर फोर्स T2 लग रहा है अलोंग द सेंटर, ये सेंटर मान लें, ठीक है। ये जो पार्टिकल ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन करने के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए, सेंट्रीपेटल फोर्स कोई ना कोई फोर्स ही प्रोवाइड करता है। तो अगर हम इसका FBD बनाएं m का, तो इस पे तो एक तो mg लग जाएगा, ठीक है, नीचे की ओर। इस डायरेक्शन में इस पे T2 लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। mg थोड़ी देर भूल ही जाए, ठीक है, क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल की बात की गई है। तो इसको हॉरिजॉन्टल, चूंकि ये ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में मोशन कर रहा है, इस पर मास है m, इसका मास है m, ठीक है। अब जब ये सर्कुलर मोशन ऐसे ऐसे परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, इस वाले के लिए सेंटर ये है, तो इस वाले के लिए रेडियस टोटल इतनी हो जाएगी, ठीक है। इस वाले पार्टिकल के लिए टोटल रेडियस कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी, ठीक है। और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, यानी इसको सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए अलोंग द सेंटर, और अलोंग द सेंटर इस पे फोर्स कौन सा, केवल और केवल T2। तो T2 ही वो फोर्स होगा, T2 ही वो फोर्स होगा इस पर जो इसको सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा होगा, ठीक है। तो T2 इज इक्वल टू FC लिख लिया। FC होता है mr ओमेगा स्क्वायर, मास है m इसका, बिल्कुल सही। लेकिन इस पार्टिकल के लिए सेंटर ये है, पार्टिकल यहाँ है, तो टोटल रेडियस कितनी हो जाएगी इसके लिए, L/2 प्लस L/2, L हो जाएगी ml ओमेगा स्क्वायर लिख लिया। यानी यहाँ से आपको पता चला कि जो T2 होगा दैट विल बी ml ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, सिंपल सा। अब आइए आ जाते हैं दूसरे वाले पार्टिकल पर, इस पर। इसका FBD बनाओगे तो इस पर T2 ऐसे लग रहा है, T1 ऐसे लग रहा है। अगर मैं इसका FBD बनाऊं इस वाले का, तो भैया इस पर T2 तो ऐसे लगा, T1 ऐसे लगा, ठीक है, T1 ऐसे लगा। सेंटर यहाँ पर है, सेंटर यहाँ पर है, सेंटर यहाँ है पर है, तो यानी इसको सेंट्रीपेटल फोर्स तो इसी डायरेक्शन में चाहिए, इसी डायरेक्शन में चाहिए। तो T1 डोमिनेटिंग हो गया, T2 ऑब्वियस। अगर इसको नेट फोर्स इस डायरेक्शन में चाहिए, सेंट्रीपेटल फोर्स इस डायरेक्शन में चाहिए, तो इसको डोमिनेटिंग होना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो काम बन पाएगा ना। हमें पता है ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसको सेंट्रीपेटल फोर्स इस डायरेक्शन में चाहिए, और इस पे फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं इस डायरेक्शन में, T1 और T2। तो यानी T1 और T2 लग रहे हैं, यानी T1 इस डायरेक्शन में लगा, T2 अपोज कर रहा है, तो T1 माइनस T2 विल बी नेट फोर्स, एंड दिस नेट फोर्स विल प्रोवाइड द सेंट्रीपेटल फोर्स इसके लिए। इसका मास है m, लेकिन इसके लिए रेडियस देखो, इस वाले पार्टिकल के लिए रेडियस केवल L/2 है, तो ml/2, एंगुलर वेलोसिटी तो दोनों की सेम है, तो ये हो गया। T2 की वैल्यू वहाँ से चाहे आप पुट कर लें, T2 की वैल्यू है बच्चे ml ओमेगा स्क्वायर, तो T2 की जगह मैंने ml ओमेगा स्क्वायर पुट किया, और T1 हो गया 1 + 1/2 यानी 3/2 ml ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ गया T1 इज इक्वल टू 3/2 ml ओमेगा स्क्वायर, एंड T2 आ गया बच्चे हमारे पास कितना, ml ओमेगा स्क्वायर। रेशियो अब तो निकाल लोगे ना, रेशियो क्या आ जाएगा, T1/T2, और ये हो जाएगा 3/2, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। हो सकता है 3 ऐसे लगा दे, 3 लगा दे, खैर वो टफ हो जाएगा, मेंस में तो इतना टफ नहीं पूछेगा, क्योंकि उसमें 2-3 इक्वेशंस बन जाएगी। बस इसमें आपको बस बच्चे यही चीज़ याद रखना है कि कोई भी चीज़ सर्कुलर मोशन कर रही हो तो उसको सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए, और सेंट्रीपेटल फोर्स अपने आप में कोई फोर्स नहीं होता, उसको कोई ना कोई फोर्स प्रोवाइड करता है। तो इसको सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए था इस डायरेक्शन में, कौन प्रोवाइड किया, टेंशन। इसको भी चाहिए था, कौन प्रोवाइड किया, टेंशन। सिंपल सा है, ठीक है। इसको आप नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं, नोट डाउन। चलिए बच्चों और एक प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा
कंफ्यूजिंग लग सकता है कुछ बच्चों को, ठीक है, लेकिन एक बार ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने अभी तक कोई क्वेश्चन ध्यान से देखे हैं तो ये भी बहुत ईजिली आप सॉल्व कर पाएंगे। एक पार्टिकल था, सर्कुलर मोशन उसने स्टार्ट किया t = 0 पर, इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे दिया इन्होंने 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर बोला है कि पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन ओनली फ्रिक्शन फोर्स इज देयर, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में केवल और केवल फ्रिक्शन फोर्स है। देन फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स आफ्टर 2 सेकेंड। t = 0 पर ये यहाँ है, t = 2 सेकेंड पर मैंने मान लिया, कहीं पर भी होगा, मैंने जस्ट मान लिया कि यहाँ पर कहीं पर पहुँच गया होगा, ठीक है। t = 2 सेकेंड पर ये यहाँ कहीं पर पहुँच गया होगा, ठीक है। जो इसका स्पीड के बढ़ने की रेट है बच्चे वो 2 मीटर पर सेकेंड है। तो अगर 2 मीटर पर सेकेंड है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। एक्सेलरेशन ये देखें टेंजेंशियल डायरेक्शन में तो कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में अगर हम देखें तो 2 सेकंड बाद स्पीड कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में अगर स्पीड की बात करें 2 सेकंड बाद, तो इनिशियल 0 है, एक्सेलरेशन 2 है, तो 2 सेकंड बाद जो स्पीड आएगी दैट विल बी 4 मीटर पर सेकेंड। तो 2 सेकंड बाद इसकी स्पीड यहाँ पर हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? यहाँ पर हमें स्पीड पता चल गई। यहीं पर पूछ रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा 2 सेकंड पर, तो यहाँ पर स्पीड इतनी है। यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, एक तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो सकता है जो कि कांस्टेंट है, और एक आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ही टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो इस पॉइंट पर अगर मैं 2 सेकंड बाद अगर बात करूं मैं, तो यहाँ पर है ये 2 सेकंड बाद स्पीड भी हमने देख ली, 2 सेकंड बाद इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो उतना ही रहेगा, ठीक है, उतना ही रहेगा। उसके अलावा ये देखा हमने, ठीक है, इसका इस पार्टिकल का जो मास है दैट इज 2 kg, ठीक है, पार्टिकल का मास 2 kg मान लें, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इतना आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा 2 सेकेंड पे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v²/r, v²/r होता है। यहाँ पर स्पीड है कितनी इसकी 4 मीटर पर सेकेंड है, तो 4 का स्क्वायर, और रेडियस कितनी है 4 मीटर है, तो 16/4 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भैया 2 सेकेंड बाद जो इसके दोनों एक्सेलरेशन है ये है, ठीक है। तो 2 सेकेंड बाद इसका जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो कितना हो जाएगा, 2 सेकेंड पर इसका जो नेट एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी at² + ac²। और AC कितना है, AC दिया है 4, और at कितना है 2 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा भैया 16×4 = 20 यानी 5√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 5√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी 2 सेकेंड पर इसका जो नेट एक्सेलरेशन है इतना है, नेट एक्सेलरेशन इतना है, तो नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स इसका हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है बॉल का 2 kg और नेट एक्सेलरेशन आया है 5√2 यानी 10√2 नेट फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर भैया जो एक चीज़ हमें पता चली, और आप बताओ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पर हमें एक चीज़ पता चला, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस पर इसको एक फोर्स चाहिए इस डायरेक्शन में, मैंने फिर से बताया था, फिर से सुन ले, सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप में कोई फोर्स नहीं होता, उसको कोई ना कोई फोर्स प्रोवाइड करना चाहिए। तो यहाँ पर कोई फोर्स तो है नहीं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो आएगा उसको कौन प्रोवाइड कर सकता है, इस प्लेन में कोई फोर्स है नहीं, केवल और केवल फ्रिक्शन है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो इसका लग रहा है बच्चे, इसको फ्रिक्शन ही प्रोवाइड कर रहा होगा। इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में, ठीक है, यानी टेंजेंशियल फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होगा। टेंजेंशियल फोर्स कौन प्रोवाइड कर सकता है, कोई और फोर्स तो है नहीं सिवाय फ्रिक्शन के, यानी फ्रिक्शन ही होगा जो इसको टेंजेंशियल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। और इसका जो नेट फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में आएगा, नेट एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में, इन दोनों का नेट एक्सेलरेशन ये, नेट एक्सेलरेशन ये, तो नेट फोर्स भी इसी डायरेक्शन में। अब जो ये जो नेट फोर्स है बच्चे, ये कौन प्रोवाइड कर सकता है, केवल और केवल फ्रिक्शन, क्योंकि बोला है कि इन हॉरिजॉन्टल प्लेन देयर इज नो अदर फोर्स अदर देन फ्रिक्शन। तो अगर कोई और फोर्स है नहीं, केवल और केवल फ्रिक्शन फोर्स है, तो ये नेट फोर्स जो है बच्चे उसको फ्रिक्शन ही प्रोवाइड कर रहा होगा, ठीक है। ये सोचने में थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आप ही सोचो फ्रिक्शन भी आप सोचो कोई अगर ऐसे कोई चीज़ जैसे अभी देखोगे जब आगे जैसे कोई सर्कुलर टर्न, जब कार जा रही होती है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो जब ये से ऐसे कार टर्न लेती है तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे, यहाँ पर सेंटर है, चूंकि ये टर्न ले रही है तो सर्कुलर मोशन करेगी, सर्कुलर मोशन करने के लिए इसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना वो केवल और केवल इसके
कार और रोड के बीच का जो फ्रिक्शन होता है ना वही प्रोवाइड करा पाता है, ठीक है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी, कोई और फोर्स है नहीं, नेट फोर्स इतना है और नेट फोर्स कौन प्रोवाइड कर सकता है, केवल और केवल फ्रिक्शन, क्योंकि और कोई फोर्स है ही नहीं। तो फ्रिक्शन फोर्स आपका हो जाएगा नेट फोर्स के बराबर, ठीक है। इसको बच्चे नोट कर लें, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। एक बार में अगर आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को देखें। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे कि जब भी कोई और फोर्स नहीं है तो कौन फोर्स प्रोवाइड कर सकता है, फ्रिक्शन ही होगा जो प्रोवाइड कर रहा होगा नेट फोर्स, और कौन कर ही सकता है, ठीक है। नोट करें, फिर आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, हम चर्चा करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर की, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर बेसिकली दो तरीके से निकाले जाते हैं, ठीक है। देखो जैसे कोई पार्टिकल है, ठीक है, कोई पार्टिकल है यहाँ से ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे 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 डिफरेंट जगह ऐसे मोशन करेगा। तो किसी पॉइंट पर अगर वो जैसे ही मान लो किसी टाइम पर यहाँ पहुंचा, ठीक है, ये जो पार्टिकल है किसी टाइम पर यहाँ पहुंचा, तो यहाँ का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है कुछ इस तरीके से, इस पॉइंट पर ये जो इतना सा छोटा सा पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है, इसको आर्क मानते हुए अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर अगर आप यहाँ इसको मानते हो, ये करते हो तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप मान के करोगे तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा, यहाँ को मान के करोगे तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। तो डिफरेंट पॉइंट पर बच्चे अगर आप देखोगे तो डिफरेंट टाइप के सर्कल ड्रॉ हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर डिफरेंट यहाँ पर अगर मानोगे तो ये तो प्लेन है तो इनफाइनाइट टाइप का सर्कल हो जाएगा, यहाँ मान के करोगे तो कुछ इस टाइप का सर्कल हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग हर जगह पॉइंट पे, हर पॉइंट पर अलग अलग तरीके का सर्कल आ सकता है, यानी अलग अलग तरीके की रेडियस आ सकती है, ठीक है। तो वही जो डिफरेंट रेडियस आती है बच्चे, उसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। यानी कर्व की जो रेडियस है हर जगह अलग अलग होगी, तो दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये कर्व है यहाँ, इसकी रेडियस कितनी होगी, दैट विल बी रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ कर्व है थोड़ा सा, इसकी रेडियस कितनी होगी, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो यही रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। दो फार्मूले होते हैं, इसको देखो, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं खपाना है, ये बस जान लें कि कर्व का, ये कर्व होता है, इसके डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट टाइप के सर्कल ड्रॉ हुए सकते हैं। जैसे अगर ऐसे होगा तो ऑब्वियसली इसका सर्कल बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी यही मैं ऐसे कर देता कर्व को तो ऐसे सर्कल बन जाता। तो अलग अलग जगह अलग अलग रेडियस के सर्कल ड्रॉ किए जा सकते हैं, इसलिए डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर आ सकती है। अब बच्चे इसमें क्या है ना कि दो तरीके से हम जनरली सॉल्व करते हैं, दो तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। पहला तो ये और दूसरा ये वाला, ठीक है, ये वाला। पहला देखिए, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर, ROC मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका फार्मूला होता है v² a परपेंडिकुलर। फार्मूला ध्यान रखिए, v² a परपेंडिकुलर। ये क्या होता है दिखा देता हूँ। अरे यार बहुत ज़्यादा हटा दिया क्या, देखो जैसे, ठीक है, यहाँ पर जैसे पहुँचा, ठीक है, पार्टिकल यहाँ पर पहुँचा, तो यहाँ का अगर आर्क लूँ इतना, तो मुझे ये सर्कल कुछ इस तरीके का सर्कल दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो पार्टिकल पहुँचा होगा, उसकी स्पीड v होगी, उसकी स्पीड v होगी। तो यहाँ का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा उसको r मान लो अगर आप, तो यहाँ का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो हो जाएगा v² अपॉन ये जो, जैसे यहाँ का अगर आपको याद हो, जैसे हम लेते थे, अगर AC लिखूँ तो आप क्या लिखोगे, v² r लिख दोगे, ठीक है, v² r लिख दोगे सिंपली। तो वही r इज इक्वल टू v² AC हो जाता है, ठीक है, r इज इक्वल टू v² AC। AC मतलब ये जो AC को ही बच्चे, ये AC क्या होता है, AC मतलब जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, तो इसलिए v² AC को, AC मतलब सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में, सेंट्रीपिटल डायरेक्शन यानी टेंजेंट के नॉर्मल, तो AC को बेसिकली हम A परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है तो A परपेंडिकुलर, वही रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला है, ठीक है। क्या v² AC लिख सकते हो, AC बेसिकली AN लिख सकते हो कि नॉर्मल एक्सेलरेशन यानी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये जो v है वो तो स्पीड हो जाती है, और ये जो A परपेंडिकुलर है ना, दिस इज कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होना चाहिए, ठीक है। एक्सेलरेशन कुछ हो उससे मतलब नहीं है, हमें A परपेंडिकुलर लेना है। A परपेंडिकुलर मतलब जो कंपोनेंट एक्सेलरेशन का वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। ए परपेंडिकुलर मतलब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है वही लेना है, तभी रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेगी, जैसा कि यहाँ पर सिंपल सा प्रूफ करके भी मैंने बता दिया, ठीक है। AC होता है, ये सिंपल सा फार्मूला आपको पता ही है, v² r, तो वही करके बताया, वही उसी से आया है, ये डिराइव हुआ है, ठीक है। तो डेरिवेशन हम यहाँ पर नहीं कर रहे, छोटा सा डेरिवेशन भी करके तो ऐसे दिखाई दिया हूँ, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, v² a परपेंडिकुलर, ठीक है। क्या याद रखना है, v² a परपेंडिकुलर, ये कभी मत भूलना, v² a परपेंडिकुलर, ठीक है।
सेकेंड है इफ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ पाथ गिवन बाय दिस। अगर मतलब कभी कभी ऐसे ही दे देते हैं इस टाइप का, लेकिन कभी कभी ऐसे आपको दे देंगे कि अगर पार्टिकल y इज इक्वल टू साइन एक्स पाथ पर मूव कर रहा है, y इज इक्वल टू साइन एक्स पाथ पर मूव कर रहा है, तो इस पर रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ। साइन एक्स का ग्राफ ऐसे होता है ना, ऐसे होता है, ठीक है। आपसे मान लो कि पूछ ले इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा या इस पॉइंट पर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। देखो साइन कर्व ही तो है ना, तो इस पर पूछ ही सकता है कि यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, यहाँ पर क्या होगी। तो जब इस तरीके से हो कि y इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप का ग्राफ दे दे और आपसे रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछे, तो आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है। वैसे ये बड़ा फार्मूला लग रहा है, देखो मुझे याद है, ये मत सोचना मुझे नहीं याद है, सर ने लिख दिया है। मैं सुनाऊँ, 1 + dy/dx का होल स्क्वायर का होल पावर की होल पावर 3/2 d2/dx2, ठीक है, मुझे याद है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखो, ट्रिक एक बता दे रहा हूँ, जैसे ये है 1 + dy/dx2, इतना स्क्वायर किया तो स्क्वायर ही बेसिकली डबल डिफ्रेंसिएशन कर दो। ऐसे आप इमेजिन करो कि 1 + dy/dx का होल स्क्वायर यहाँ किया है, यानी एक बार और किया होगा तो यहाँ d2/dx2 से डिवाइड कर दो, और ये 3/2 तो यार याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से कनेक्ट करके चीज़ों को याद किया जाता है। 1 + dy/dx का होल स्क्वायर किया था तो नीचे डबल डिफ्रेंसिएशन कर दिया, ठीक है, और की पावर 3/2 कर दिया। तो जब भी इस तरीके से ग्राफ वाले क्वेश्चन है कि y इक्वल टू साइन एक्स वगैरह दे दे, तो आप रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए ये फार्मूला यूज करोगे, अदरवाइज ये वाला। आइए बच्चे एक एग्जाम्पल हम देखते हैं सिंपल सा। find the radius of curvature at point of projection on at highest point, ठीक है। एक बॉल को इन्होंने प्रोजेक्ट किया, ठीक है, एक बॉल को इन्होंने बच्चे प्रोजेक्ट किया और आपसे पूछ रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो सकता है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर और हाईएस्ट पॉइंट पर, ठीक है। हमें अभी हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ा। देखो ये dy/dx का तो यहाँ कहीं यूज है नहीं, क्योंकि इक्वेशन वगैरह तो वैसी है नहीं, ठीक है। अब आप इक्वेशन अलग से लिखो तो अलग चीज़ है, ठीक है, जैसे कि जो इसका प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन होता है, ठीक है, बट दैट विल बी कॉम्प्लिकेटेड। तो ROC आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। हमें फार्मूला पता है v² अपॉन a परपेंडिकुलर। a परपेंडिकुलर क्या है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो। तो देखो यहाँ पर स्पीड ऐसी है, ठीक है, तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो स्पीड यहाँ पर u है तो हमने u का स्क्वायर कर दिया। इसका जो नेट एक्सेलरेशन है वो तो mg होगा, ऐसे लग रहा होगा, लेकिन हमें बच्चे लेना है एक्सेलरेशन तो इसका g होगा ही, क्योंकि इस पर नेट फोर्स g ही लग रहा होता है, लेकिन हमें वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेना है। क्या लेना है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। ए परपेंडिकुलर होता है कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप कभी मत भूलिएगा, ए परपेंडिकुलर मतलब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये g है, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, तो ये हो जाएगा g cos थीटा। ये 90 डिग्री पर लिया हूँ मैं, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो ये अगर थीटा है, ये वाला 90 माइनस थीटा, ये थीटा, तो ये हो जाएगा g cos थीटा। तो बेसिकली ये है एक्सेलरेशन का कंपोनेंट जो कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर आप g cos थीटा लिख देंगे, ठीक है। सेकेंड वाला मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप मुझे करके टेलीग्राम वगैरह पर सेंड करिएगा कि ये क्वेश्चन आप कर पाते हैं कि नहीं। रेडियस ऑफ कर्वेचर एट हाईएस्ट पॉइंट पर मैं हिंट दे देता हूँ। हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी तो 0 हो जाती है, बचती है केवल ये वाली। अभी कितनी बचती है ये आपको डिसाइड करना है। यहाँ पर mg लगता है g, और g तो हमेशा मतलब परपेंडिकुलर ही हो जाएगा इसके, ठीक है। तो ये मतलब काफ़ी हद तक सॉल्व कर दिया, अब आपको ये करना है खुद से, ठीक है। इसको नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। देखो यार इसमें जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज मोशन इन वर्टिकल प्लेन, सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन बेसिकली, ठीक है। इस पे आपको बहुत डिफरेंट टाइप की चीज़ें मिलती हैं, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि किस में क्या था, तो इसलिए मैंने सारा एक जगह बना दिया है। देखो अगर ये स्ट्रिंग है, ठीक है, अगर ये स्ट्रिंग है और इसका मास m है, जो भी पार्टिकल बता हुआ है, तो इसको एक मिनिमम वेलोसिटी जो चाहिए टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है। अगर यहाँ से एक स्ट्रिंग से एक किसी पेंडुलम या मास को लटका कर अगर इसको सर्कुलर मोशन, अगर इसको हम कुछ वेलोसिटी देंगे तो ऐसे जाएगा, और अगर इसको सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है विदाउट स्लैकिंग, स्ट्रिंग कहीं पर स्लैक नहीं हो जानी चाहिए। स्लैक होगी तो भैया स्ट्रिंग ढीली हो जाएगी और ऐसे मतलब गिर जाएगी, सर्कुलर मोशन कैसे कंप्लीट कर पाएगी, ठीक है। तो इसको जो मिनिमम वेलोसिटी देनी पड़ती है, देखो डेरिवेशन तो हम यहाँ कर नहीं रहे, ठीक है, हमें बच्चे फार्मूले से मतलब है जो कि हमारे काम में आएगा, ठीक है। तो जो इसको मिनिमम वेलोसिटी देनी पड़ती है अगर स्ट्रिंग से बधा हुआ हो, वो होता है √5g ये वाली रेडियस जो भी हो, ठीक है।
और जो यहाँ पर जब ये पहुँचता है, जब यहाँ पर ये पहुँचता है तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हो जाती है √GR, ठीक है, √GR हो जाती है, ठीक। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। इन द सेम मैनर अगर आप देखेंगे इसके लिए भी, ठीक है, इसके लिए भी अगर आपको कुछ, जैसे ये कोई मान लो सिलेंडर है, सिलेंडर में के अंदर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसको मिनिमम वेलोसिटी ऐसी दो ताकि ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले, तो वो जो आपको मिनिमम वेलोसिटी देनी पड़ती है ना, वो होती है √5GR, क्योंकि सेम ही टाइप की कंडीशन है। और यहाँ टॉप पर जब ये पहुँचता है तो इसके पास वेलोसिटी जो होती है वो होती है √GR। अब इसमें आप बोलोगे सर सिमिलरिटी क्या है, आपने सिमिलर क्यों बोला? सिमिलरिटी ये है बच्चों कि अगर आपका ये जो स्ट्रिंग है ना, ये कहीं पर स्लैक हो सकती है, जैसी स्लैक होगी ना तो ये सर्कुलर पाथ को लीप कर सकता है, ठीक है। देखो इसमें और इसमें क्या सिमिलरिटी है, स्ट्रिंग ही है, ठीक है, रस्सी ही है, रस्सी लुढ़क गई मतलब स्लैक हो गई तो ये अपने सर्कुलर पाथ को लीप कर देगा। इसमें भी अगर ये कहीं पर कांटेक्ट को लीप कर देगा, कांटेक्ट को लीप करेगा तो सर्कुलर पाथ को लीप कर देगा। ये सर्कुलर पाथ को लीप कर सकते हैं ये दोनों, यही इन दोनों में सिमिलरिटी है। इसलिए इनका जो कंडीशन है कि मिनिमम वेलोसिटी देनी पड़ रही है इसको या फिर इसको, वो दोनों सेम है, ठीक है। अब इसी के साथ इनसे थोड़े से अलग ये वाले केसेस आते हैं। इनमें क्या है, ये भैया रॉड है, रॉड स्लैक हो नहीं सकती, रॉड स्लैक हो नहीं सकती, ये पार्टिकल कभी भी सर्कुलर पाथ को लीप नहीं कर सकता, ठीक है। आपको क्या लगता है, रॉड अगर यहाँ पर पहुंची, रॉड यहाँ पर पहुंची तो मान लो ये रुक भी गया तो क्या ये सर्कुलर पाथ को छोड़कर ऐसे गिरेगा? नहीं गिरेगा, ये भैया इसी के अलॉन्ग आएगा, ठीक है, ऐसे ही आएगा। ये कभी भी पार्टिकल, कोई भी, अगर ये जैसे रॉड है मेरी, तो क्या ये अगर मान लो मैंने ऐसे छोड़ा, यहाँ से ले गया यहाँ ले गया, तो क्या कभी ये वाला पॉइंट मान लो यहाँ पर बॉल होती, ये सर्कुलर पाथ को लीप करेगी? कभी नहीं लीप करेगी। चाहे ये रुक भी जाए तो भी बॉल यहीं रहेगी और ऐसे ही गिरेगी। लेकिन अभी वही स्ट्रिंग होती, स्ट्रिंग के केस में ये स्ट्रिंग ऐसे स्लैक हो जाती, ढीली हो जाती है ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे गिर जाती, ठीक है। तो ये उसमें और इसमें डिफरेंस है। तो यहाँ पर जितने भी केसेस हैं, जैसे ये पार्टिकल कभी भी सर्कुलर पाथ को लीप नहीं कर सकता। क्या ये रिंग सर्कुलर पाथ को लीप कर सकती है? ये ऐसे रिंग, ये ऐसे कोई भी वायर टाइप से है, उसमें ऐसे रिंग बधी हुई है, रिंग यहाँ पर पहुंची, क्या कभी ये ऐसे गिर सकती है? नहीं, ये हमेशा इसी के अलोंग स्लाइड करेगी। ये भी कभी सर्कुलर पाथ को लीप नहीं कर सकती, ठीक है। ये लीप कर सकता है। पहले तो अभी जो हमने केस देखा था इसमें ये लीप कर सकता है, लेकिन वही अगर हम अंदर एक वो लगा दें और छोटा सा, तो अब ये वाला भी कभी सर्कुलर पाथ को लीप नहीं कर सकता। ये कंस्ट्रेंट हो गया ना, बेसिकली ये सारे के सारे कंस्ट्रेंट हो गए टू मूव ऑन द सर्कुलर पाथ। इनमें ये कंस्ट्रेंट नहीं थे, इनमें ये स्लाइड कर सकते थे, ठीक है। एक मिनट, इनमें बच्चे ये कंस्ट्रेंट नहीं थे टू मूव ऑन सर्कुलर पाथ, ये गिर सकते थे, कहीं बीच में ये ऐसे गिर जाता, ये स्लैक होकर गिर जाता पार्टिकल। तो ये इनमें चूंकि ये कंस्ट्रेंट नहीं है तो इनका कंडीशन √5GR, यहाँ पर टॉप पर √GR। उसके अलावा इनका ध्यान रखेंगे वो √5GR है, इसको थोड़ा सा कम देना पड़ता है, √4GR, इसको भी √4GR, जो हमें मिनिमम स्पीड देनी पड़ती है टू कंप्लीट द सर्कुलर मोशन, ठीक है, टू कंप्लीट द सर्कुलर मोशन। ये सेम वाले कंडीशन है कि कंस्टेंट वाले, तो इसको भी √4GR, इसको भी √4GR। अब आई होप आपको सारे फार्मूले याद रहेंगे और डिफरेंस आपको पता ही चल गया। अगर सर्कुलर मोशन कंस्टेंट है कि मतलब सर्कुलर पाथ को लीप नहीं कर सकती किसी भी कंडीशन में, तो √4GR, लीप करने के लायक है तो √5GR। यहाँ पर इस केस में बच्चे 0 हो जाती है वेलोसिटी, ठीक है, यहाँ पर इसके पास 0 वेलोसिटी हो जाती है। यहाँ पर जब ये पहुँचेगा टॉप पर तो इसके पास 0 वेलोसिटी, इसके पास भी यहाँ पर पहुँचने पर 0 वेलोसिटी, ठीक है। उसमें √GR थी, इसमें 0 हो जाती है सबके पास, ठीक है। तो ये बच्चे कुछ केसेस हैं, ये आपको पक्के से याद रखना है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको पक्के से याद करना है। टू कंप्लीट द सर्कुलर मोशन, बॉटम पर मिनिमम हमें इतनी वेलोसिटी तो देनी ही पड़ती है, इससे कम अगर आप दोगे तो ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं कर पाते, ठीक है। इससे ज़्यादा दोगे तो कंप्लीट कर जाएंगे, लेकिन इससे कम दोगे तो ये पूरे सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और
अगर ऐसा केस है कि मतलब सर्कुलर पाथ लीव कर सकते हैं, उस केस में इसको मिनिमम आपको इतनी स्पीड देनी ही पड़ेगी ताकि ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर पाए, अदरवाइज ये सर्कुलर मोशन पूरा वर्टिकल सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएंगे अगर आप इससे कम दोगे। ज़्यादा दोगे तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये मिनिमम वाला आपको पक्के से याद रखना है। इसका √5 GR था और इसका √4 GR है। इसमें 0 हो जाता है टॉप पर और उसके पहले वाले में टॉप पर √GR। इतना नोट कर लें, ये फार्मूले पक्के से याद रखना, ठीक है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। इस पर बेस्ड थोड़े से हम क्वेश्चन करते हैं। देखो इसमें अक्सर क्वेश्चन ऐसे आता है, आपको ये नहीं बताएगा कि यहाँ पर इसने कितनी स्पीड दी। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। इसमें ये स्ट्रिंग है, पहले बात क्लियर कर दूं, ये स्ट्रिंग है, रेडियस r है, r लेंथ की ये स्ट्रिंग होगी। फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग व्हेन द स्ट्रिंग बिकम्स हॉरिजॉन्टल। यहाँ से रिलीज किया, मतलब यहाँ से इसको प्रोजेक्ट किया गया। जब ये स्ट्रिंग ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाती है, यानी एंगल 90 डिग्री हो जाता है, तो आपसे पूछा टेंशन इन स्ट्रिंग और u, यहाँ पर u दिया गया था, बोला है u इज जस्ट सफिशिएंट टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है। यानी ये जो स्पीड है बच्चे, ये जस्ट सफिशिएंट है टू कंप्लीट द सर्कुलर मोशन। ज़्यादा से ज़्यादा तो कितनी हो सकती है, लेकिन मिनिमम जो होती है जस्ट सफिशिएंट वो होती है √5 GR, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सर्कुलर मोशन को कहीं पर भी लीव करने वाला कंडीशन है, स्ट्रिंग कहीं पर भी स्लैक हो सकती है। तो उस केस में इस टाइप से वाले जब होते हैं तो मिनिमम वेलोसिटी हमें √5 GR देनी पड़ती है। यानी यहाँ आपको √5 GR वेलोसिटी दी आपने, क्योंकि जस्ट सफिशिएंट टू कंप्लीट द सर्कुलर मोशन है, ठीक है। अब आपसे पूछा है टेंशन इस पॉइंट पर। तो देखो जब ये इस पॉइंट पर पहुंचा तो इसके पास कुछ स्पीड v होगी, हमने मान लिया v होगी। यहाँ पर टेंशन ऐसे T लग रहा होगा, mg वर्टिकल सर्कुलर मोशन है तो भैया mg ऐसे लग रहा होगा, mg ऐसे लग रहा होगा, ठीक। तो आप बताओ मुझे यहाँ पर T ऐसे लग रहा है, ठीक है। तो इसमें हमेशा दो ही चीज़ें करनी होती है, एक तो एनर्जी कंजर्वेशन और एक न्यूटन्स लॉ। देखो अब यहाँ पर जब ये पहुंचा mg ऐसे लगा। चूंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन करने के लिए इसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स इस डायरेक्शन में चाहिए, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, अलोंग द सेंटर। वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? केवल और केवल टेंशन इस डायरेक्शन में दिख रहा है, यानी टेंशन एट दिस पॉइंट विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv स्क्वायर बाई r, ठीक है, mv स्क्वायर बाई r होता है, ठीक है। इसका मास m मान लें, ठीक। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पर ये हो गया, एक चीज़ तो हमारे पास आ गया, लेकिन क्या यहाँ पर स्पीड आपको पता है? स्पीड नहीं पता। तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे दो ही चीज़ करनी है, एक तो ये न्यूटन्स लॉ वाला लिख दिया मैंने, और दूसरा आपको एनर्जी कंजर्वेशन करना ही पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पर हमें स्पीड बतानी है, यहाँ की तो पता है, यहाँ पर बतानी है। मैंने बताया था हमेशा ये चीज़ याद रखें, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा ½ mv स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल u है, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ऑल फोर्सेज में कौन कौन से फोर्स हो जाएंगे? वर्क डन बाई टेंशन प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटी। दो ही तो फोर्सेज दिख रहे हैं, टेंशन हमेशा बच्चे डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर रहता है, ठीक है। कहीं पर भी आप चले जाएं, ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट ऐसी हुई, टेंशन ऐसा लगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऐसी हुई, टेंशन ऐसा लगा। तो चूंकि टेंशन और डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं, इसलिए वर्क डन बाई टेंशन सर्कुलर मोशन में हमेशा 0 होता है, ठीक है। क्योंकि टेंशन और डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं, तो T.ds फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होने की वजह से वर्क डन बाई टेंशन हमेशा 0 होता है, तो ये तो 0 हो गया। वर्क डन बाई ग्रेविटी देखें, ये पार्टिकल यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। mg मैंने बताया था कि वर्क डन आप क्या करें, सिंपल सा देख लें, फोर्स देख लें, फोर्स मैंने देख लिया mg लग रहा है, और फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देख लें, mg वर्टिकल डाउनवर्ड लग रहा है, तो वर्टिकल डाउनवर्ड लग रहा है mg, और उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है? वर्टिकल डायरेक्शन में जब ये यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है, यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो केवल r ही गया ना। ध्यान से देखो फिर से, फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, मैंने बताया था वर्क डन के लिए आप क्या करें, सिंपली फोर्स देख लें, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देख लें, ठीक है। फोर्स देखा mg, और mg वर्टिकल डाउनवर्ड है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में ही हमें डिस्प्लेसमेंट देखनी है। तो ये यहाँ से यहाँ जब जाएगा तो वर्टिकल डायरेक्शन में, तो भैया ये यहाँ से यहाँ गया, तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो केवल r गया ना, तो mg r लिख दिया। एक चीज़ और आपको बारीकी का ध्यान रखना पड़ेगा, फोर्स लग रहा था नीचे, फोर्स मेरा लग रहा था वर्टिकल डाउनवर्ड, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वर्टिकल अपवर्ड, तो इसलिए वर्क डन विल बी नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी इतना हो गया ½ mv स्क्वायर,
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चे 5gr, तो ये मैंने 5gr कर दिया, तो ये हो जाएगा mv स्क्वायर बाई 2 माइनस 5/2 mgr। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आप इसको और सॉल्व करते हो तो भैया mv स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, mv स्क्वायर बाई 2, और ये इस साइड अगर आप ले जाओ तो 5/2 माइनस mgr, यानी 5/2 माइनस 1 mgr। तो 5/2 में से अगर एक चला जाएगा कितना बचेगा 3/2, तो 3/2 mgr, तो ये हो गया mv स्क्वायर बाई 2। 2 से 2 कटेगा तो ये हो जाएगा mv स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू 3mg। ठीक है, थोड़ा सा यार जगह का कम पड़ गया। ठीक है, तो ये तो हमारे पास आ गया। तो यहाँ से हमें पता था टेंशन कितना आया था बच्चा, टेंशन हमारा बच्चा आया था T इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, mv स्क्वायर बाई आर की वैल्यू कितनी आ गई 3mg, यानी टेंशन होगा इस पॉइंट पर 3mg। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो, इस तरीके कोई भी क्वेश्चन हो, दो चीज़ें याद रखें, एक तो NLM लगा दें ये वाला कि नेट फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स, जो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में हो उसको सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर कर दें, और दूसरा आपको एनर्जी कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा। यही दो चीज़ें से आपकी इस तरीके कोई भी क्वेश्चन हो सॉल्व हो जाते हैं। कहीं पर भी पूछ ले, कई बार पूछ लेगा कि यहाँ पर टेंशन कितना होगा, या फिर पूछ लेगा यहाँ पर टेंशन कितना होगा, या फिर पूछ लेगा जैसे यहाँ पर मान लो पूछ लिया, बाई चांस पूछ लिया, तो आप क्या करोगे, टेंशन T दिखा दोगे, mg ऐसे लग रहा है, mg ऐसे लग रहा है, बोल देगा थीटा, ये समथिंग थीटा है। ठीक है, तो यहाँ से आप दिखाओगे थीटा सर ये हो गया, mg cos थीटा हो गया, तो T ऐसे लग रहा है, mg cos थीटा ऐसे लग रहा है, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में, सेंट्रीपेटल फोर्स इस डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी इस डायरेक्शन का जो फोर्स होगा T माइनस mg cos थीटा, ये हो गया, और यही सेंट्रीपेटल फोर्स इसको प्रोवाइड कर रहा होगा। ठीक है, और फिर एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें, यहाँ की स्पीड निकाल लें, और आपका सिंपल सा आंसर बन के आ जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन इस तरीके से आई होप आप कर पाएंगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन है, दो ही चीज़ें याद रखनी है, एक तो ये NLM जो लगा दिया, और दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन क्या करेंगे, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, टेंशन का वर्डन 0 ही जो हो जाता है, और ग्रेविटेशन का वर्डन लिख दें, आपके पास सिंपल सा आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आप करके देखिएगा, सिंपली हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ये दो चीज़ याद रखेंगे, नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इसके बाद। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने देख लिया। ठीक है, ये तो सिंपल सा जब हॉरिजॉन्टल होता है तो। अब इसमें इस टाइप का क्वेश्चन हो, मतलब जनरल एंगल थीटा के लिए मैं आपको डिराइव करके दिखा दे रहा हूँ, उसमें क्या क्या हमें करना होता है उसकी बात हम करते हैं। आइए देखते हैं। यही दो मेथड बच्चे, एक तो न्यूटन्स लॉ और एनर्जी मेथड हर जगह अप्लाई होता है। ठीक है, इसकी रेडियस मान ले R है स्ट्रिंग की। तो देखो यहाँ पर पूछा स्पीड कितना होगा और टेंशन इन स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ की स्पीड मैंने चलो मान लिया v। ठीक है, और इस पॉइंट पर जो स्ट्रिंग में टेंशन होगा उसको आप मान लें T। ठीक है, mg ऐसे वर्टिकल डाउनवर्ड लग रहा है। ठीक है, mg वर्टिकल डाउनवर्ड लग रहा है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है दैट विल बी mg cos थीटा। ठीक है, mg cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इस पार्टिकल पर जो नेट फोर्स लग रहा है, चूंकि ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन जब भी कोई पार्टिकल परफॉर्म करता है तो उसको बच्चे सेंटर की ओर सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है, यानी इसको सेंटर की ओर नेट फोर्स एक चाहिए। तो टेंशन T लग रहा है, mg cos थीटा ऐसे लग रहा है, तो आप लिखोगे T माइनस mg cos थीटा विल बी इक्वल टू, ये जो नेट फोर्स आ रहा है ना अलोंग द सेंटर, यही उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv स्क्वायर बाई r। ठीक, एक तो न्यूटन्स लॉ लगा दिया हमने, दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, ये यहाँ पर इसकी स्पीड u थी जब ये यहाँ पर पहुँचा। ठीक है, जब ये यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ पर स्पीड v हो गई है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक चीज़ कर सकते हैं कि बच्चे ये टोटल ये जो होता है ना, ये तो r होता है, लेकिन ये वाली लेंथ अगर आप ध्यान से देखो, केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होता है बच्चे r, ये है, तो ये वाला जो लेंथ है दैट इज r cos थीटा। ये टोटल r है, ये वाली r cos थीटा है, तो ये बची हुई लेंथ कितनी हो गई, ये बची हुई लेंथ हो गई r इन ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, इन ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा। अब यहाँ से एक चीज़, बड़ी खूबसूरत सी चीज़ हमें समझ में आती है कि ये टोटल r है, ये r cos थीटा है, तो r 1 माइनस cos थीटा हो गया। ठीक है, एनर्जी मेथड लगा दें, क्या, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। डेल्टा के कितना हो जाएगा, फाइनल v हुआ है, इनिशियल u था,
तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ऑल फोर्सेज में टेंशन आ जाएगा, वर्डन बाई टेंशन मैंने ऑलरेडी बता रखा है 0 होता है, तो वर्डन बाई टेंशन तो 0 हो गया, ठीक है। एंड वर्डन बाई ग्रेविटी कितना हो जाएगा, वर्डन बाई ग्रेविटी देखिए ध्यान से, ये पार्टिकल मैंने बताया था कि वर्डन किसी का फोर्स का देखना हो तो फोर्स की डायरेक्शन देख लें और फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देख लें। mg लग रहा है वर्टिकल डाउनवर्ड, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जब यहाँ से यहाँ गया तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो केवल इतना ही गया ना, और ये है r cos थीटा। फोर्स लग रहा है नीचे, जा ये ऊपर रहा है, ठीक है, फोर्स लग रहा है mg नीचे और जा ये ऊपर रहा है, तो ऑब्वियस है वर्डन विल बी नेगेटिव, और कितना हो जाएगा माइनस mg r1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखें तो ये आप लिख सकते हैं m/2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। यही है बच्चे जनरल चीज़ें, ठीक है। यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर लिखोगे अगर तो इस साइड केवल प्लस बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 2gr1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। हमेशा यही चीज़ें हर जगह आप अप्लाई कर सकते हैं। टेंशन को थोड़ा सा मैं और सिंप्लीफाई कर दूं, mv स्क्वायर बाई आर प्लस mg कॉस थीटा, ठीक है, mg कॉस थीटा हो गया। वी स्क्वायर की चाहे आप वैल्यू पुट कर लें या ना करें, मतलब यही बच्चे जनरल चीज़ें होती हैं, ठीक है। थीटा के टर्म में हमने ला दिया। अब यहाँ से u की वैल्यू चूंकि पता है, u की वैल्यू पता है हमें, इनिशियल दी है, तो आप यहाँ पर वी स्क्वायर की वैल्यू चाहे पुट कर लें। तो टेंशन की वैल्यू अगर आप पुट भी करोगे तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो वी स्क्वायर की वैल्यू आपको साफ साफ दिख रही है कि वी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो हो जाएगी यू स्क्वायर माइनस 2gr इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आपका टेंशन जो होगा ये हो गया। तो टेंशन टेंशन कितना है बच्चे, m/r वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट कर लें, यू स्क्वायर माइनस 2gr 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ये हो गया प्लस mg कॉस थीटा, ठीक, ये हो गया mu स्क्वायर बाई आर, और ये अगर ब्रैकेट ओपन करोगे तो r से r कट जाएगा और ये हो जाएगा 2mg 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ प्लस mg कॉस थीटा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से टेंशन आपका फाइनल आ गया, ठीक है। बहुत लंबा सा है, लेकिन ये बेसिकली इसका जो पर्पस था बच्चे, मेथड बताना था कि आपको ये एक तो न्यूटन्स लॉ लगाना होता है और एक ये। तो एक चीज़ आप साफ साफ यहाँ से इस टेंशन से देख पा रहे होगे कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो क्या स्पीड तो घटेगी, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे स्पीड घट रही यानी v घटेगा, और कॉस थीटा जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे थीटा बढ़ेगा, ये थीटा जो है ये बढ़ेगा। तो अगर थीटा बढ़ता है बच्चे तो कॉस थीटा घटता है, ठीक है। तो हम साफ साफ देख रहे हैं जब ऊपर ये जा रहा है तो थीटा बढ़ रहा है, कॉस थीटा घट रहा है, और v भी घटेगा, स्पीड भी ऊपर जाने पे घटती है। तो जब ये दोनों चीज़ें घट रही हैं, ये भी v भी घट रहा है, कॉस थीटा भी घट रहा है, तो टेंशन भी ऑब्वियस है ऊपर जाने पर घटेगा, ठीक है। इसीलिए इस पॉइंट पर टेंशन मैक्सिमम होता है और इस जो वर्टिकल इस वाले पॉइंट पर टेंशन मिनिमम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ऊपर जाते जाते धीरे धीरे घटता है। तो ये थोड़े से कंक्लूजन आपको ध्यान में रखने हैं, इसको नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। और जो सर्कुलर मोशन का हमारा बचा हुआ पार्ट है उसको देखेंगे, थोड़ा सा ही पार्ट बचा है। उसके अलावा जो हमारे PYQs हैं सर्कुलर मोशन में हो गए और जो वर्क पावर में हो गए, उनके जो लास्ट ईयर के कुछ PYQs हैं अच्छे, उन पर भी डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।